नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टेस्ट है वो ऐसा टेस्ट है, मैं जानबूझ के जो 8 मिनट लेट हुआ है तो इससे ये नहीं कहना है कि 8 मिनट उधर ज़्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि अगर 2 घंटे के लिए आपको पेपर मिलता है ना, तो 2 घंटे में जब 2 घंटे समय मिलता है, इसी 2 घंटे में आपको गोला भी भरना रहता है और ये करने में कम से कम आधे घंटे लगते हैं, कम से कम 25 मिनट कम से कम, अगर ध्यान से भरना है तो 25 मिनट ये गोला भरने के लिए, और एक दो बीच में साइन कराने के लिए आते हैं, 1-2 मिनट, 1-2 बार, तो 5 मिनट और निकाल के चलिए। यानी कि आप टोटल क्वेश्चन जो हैं वो 140 क्वेश्चन जो है 1 घंटे 30 मिनट में प्रैक्टिस आपको करनी है। कितनी घंटे में टोटल आपको कितना मिलेगा? 1 घंटा 30 मिनट ही मिलेगा। तो 2 घंटा मान के मत चलिए, तो वहां भी आपको 2 घंटे नहीं मिलेगा, तो यहां भी आपको 2 घंटे नहीं दिया जाएगा। तो 2 घंटे में जो 10-5 मिनट लेट होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10-5 मिनट ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो आप एक काम करिए सभी लोग, ठीक है, और स्कोर सभी लोग बता के जाइएगा। तो इस सब एक काम करिए, 1 से लेकर के 140 तक ऐसे पेन और पेपर में लिख लीजिए अपने पास, एक 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 2 3 4 140 तक। अब जैसे मैं प्रश्न दिखाऊंगा, 5 सेकंड 6 सेकंड आपको टाइम मिलेगा, उसमें आप अपना टिक करना है, फिर दूसरा दिखाऊंगा उस पर टिक करना, मैं आंसर बताऊंगा, फिर तीसरा टिक करना है, आंसर बताऊंगा। टोटल 140 प्रश्न हैं, और 140 में आपको देखना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, इसमें जैसे पेपर आता है सभी वैसे सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक, तो इसमें आपको आकलन करने से मैथ भी है, इसमें रीजनिंग भी है। टास्क देखिए आप कितना सही कर पाते हैं, कितना गलत कर पाते हैं। बिल्कुल चीटिंग मत करिएगा, आप एकदम अपनी तरफ से ईमानदार रहिए। ठीक है, चलिए समझ गए टेस्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन, आप लोग समझ गए ना। अच्छा, ओ एम आर, हाँ, जैसे राहुल सिंह कह रहे हैं ओ एम आर ले लिया है। दोस्तों सभी ओ एम आर ले लीजिए। तो जब मैं अभी तो मैं कंपाइलेशन करा रहा हूँ, तो अभी जब हमारा कंपाइलेशन खत्म होगा, मैंने कहा कि जिस तरीके से आर ओ का एग्जाम होता है, सेम वैसे ही 15 एग्जाम मैं लूंगा आप लोगों का। उसी टाइम जीएस के टाइम जीएस का, हिंदी के टाइम हिंदी का, सेम वैसे। तो उस टाइम आपके पास ओएमआर होनी चाहिए, रियल टाइम का पता होना चाहिए ना, रियल प्रेशर का पता होना चाहिए जो एग्जाम में आना। तो आप सभी ओएमआर सीट ले लीजिए, जिसके पास नहीं है बताइएगा, मैं भेज दूंगा, उसका पीडीएफ निकलवा लीजिएगा, और कम से कम उसका 50-60 पेज निकलवा के रख लीजिए, और ओएमआर भरने की भी आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, हाँ, रीजनिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा समय मिलेगा। ठीक है, तो आप ये समझिए कि आज अचानक आपका आर ओ का पेपर आ गया, इतने सालों से तो आप तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं आपका सही कितना होता है। ठीक है, तो ये टेस्ट है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आप लोगों ने इसको नहीं किया है, इसलिए मैं इसको दिया हूँ। 8वां नंबर टेस्ट भी आ गया है, मैं चाहता तो उसको भी दे देता, लेकिन जानबूझकर नहीं दिया, क्योंकि वो 8वां नंबर टेस्ट जो है वो नया है, उसमें मैं एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, तो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कराऊंगा, ज़्यादा कराता हूँ। तो और इसमें ये क्या है कि इसमें मैं केवल आज आंसर बताता हुआ चलूंगा, इसमें मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, इसमें आप लोग अपना आकलन करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, नियम समझ गए। तो नियम ऐसे ही है, 1 से लेके 140 तक गिनती लिख लीजिए। जैसे मैं पहला क्वेश्चन पढ़ूं तो पहला बताइए, दूसरा पढ़ूं तो दूसरा बताइए, तीसरा पढ़ूं तो तीसरा बताइए, ऐसे बताते हुए आपको चलना है। ठीक है, चलिए चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टाइम नोट कर लीजिए भाई, टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है आपका 4:08। तो हमने टेस्ट सब कब शुरू कर दिया है? टेस्ट हमारा शुरू हो गया है 4:08 हो रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं 4:10 से हमने टेस्ट करना शुरू कर दिया है, 4:10 से। अब हम 6 बजे करेक्ट 6 बजे टेस्ट करना बंद कर देंगे। अगर हम लोग कम क्वेश्चन किए रहेंगे तब भी बंद कर देंगे, ये मान के चलेंगे तो हमारा वो छूट गया। ठीक है, चलो भाई। तो मैं प्रश्न को पढ़ूंगा जैसा नॉर्मली पढ़ा जाता है, मैं ये मान के चलूंगा
कि उतना ही समय लगेगा। प्रश्न को जितना मैं पढ़ूंगा उतना ही समय आपको भी लग रहा होगा। और जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ के खत्म करूंगा उसके बाद 3-4-5 सेकंड का आपको टाइम दूंगा, उसके बाद आंसर मैं लगा दूंगा। और बिल्कुल अपने साइड से आप लोग ईमानदार रहिएगा, ठीक है, एकदम ईमानदार रहिएगा, तभी इसका अनुशासन बहुत बड़ी चीज है। अगर आप अनुशासन में नहीं रहते हैं तो चीजें नहीं होगी। बहुत लोग जुड़ गए हैं, लाइक सब लोग कर दीजिए ताकि बीच में आपको रुकना ना पड़े। तो फटाफट भाई 1 मिनट आपके पास और समय है, जो नहीं जुड़ पाए हैं वो फटाफट जुड़ जाएं। सभी लोग जुड़ जाओ भाई, सभी लोग जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में कि टेस्ट शुरू हो गया है और ये 4 बजे जमा भी हो जाएगा। और सब लोग ईमानदारी से, मैं बता रहा हूँ, सब लोग ईमानदारी से बताइएगा इतना आपका सही हुआ इतना गलत हुआ। और दूसरों का ये मत कहना कि नहीं सर ये गलत बता रहा है, इसका इतना नहीं सही हुआ। हम ईमानदार अपनी तरफ से, दूसरों की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, ठीक है। आप अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए, दूसरे की जिम्मेदारी मत लीजिए। मैंने शेयर कर दिया है भाई, शेयर कर दूँ, नहीं तो लोग कहेंगे बताए ही नहीं सर, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, शेयर कर दे रहा हूँ हर जगह। बस 2 मिनट और 1 मिनट और रुक जाइए, शुरू हो रहा है। ये कोई ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, इतना एग्ज़ाम में भी आपका इधर उधर करने में ख़त्म हो जाता है। 2-3 बार तो साइन कराने ही आते हैं। चलो अब शुरू कर देते हैं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से, पहले का आंसर निम्नलिखित में से निम्नलिखित को विचार करिए। चलिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। दूसरा, इस एक्ट के तहत मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। कथन क्या है, एक सत्य है, दो सत्य है, एक दो दोनों सत्य है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर केवल एक सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल पहला सही है दूसरा गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सत्य हो जाएगा। अब जिसका सही है वो अपने आगे सही लगा लें, ठीक है। अब दूसरा क्यों नहीं सही है ये छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये 1773 के एक्ट में हुआ था इसलिए नहीं सही है, ठीक है। बाकी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये तो पहला था कर दिया। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड हेस्टिंग। तो 2 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ये आपका था लॉर्ड कैनिन, ठीक है। अब आप अपना लगाते हुए चलिए, अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए। अब लास्ट में मुझको बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन सही है। एक तरफ है मंत्री, दूसरी तरफ है मंत्रालय। लियाकत अली वित्त मंत्रालय, जोगेंद्र नाथ मंडन रेल मंत्रालय, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय, बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। तो इसमें से कौन सा एक सुमेलित है, तो तीसरे नंबर सवाल में कौन सा एक सुमेलित हो जाएगा भैया, तो इसमें सुमेलित हो जाएगा आपका, अच्छा हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ दूसरे का क्या हो जाएगा भाई, दूसरा हो गया था ना, पहले का ये हो गया, दूसरा का मैंने बता दिया। हाँ तीसरा का बताइए भाई, तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका जो सुमेलित है वो है आपका बी, जोगेंद्र नाथ टंडन रेल मंत्रालय। जो आपका एक मिनट, अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो तीसरे का कौन सा हो जाएगा भाई सही सुमेलित, जोगेंद्र नाथ मंडन विधि मंत्रालय और अरुण असफ अली रेल मंत्रालय। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है ये पूछना चाहिए था भाई,
चलिए ये सवाल थोड़ा सा गलत पूछ लिया है, इसमें ये पूछना चाहिए था कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें ये पूछना चाहिए था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नहीं है देख लीजिए। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये तो आपका सुमेलित है, तो एक ही नहीं सुमेलित है। जोगेंद्र नाथ जो टंडन है ये थे विधि मंत्रालय। ठीक है, इनके किसके था, विधि मंत्रालय था। बाकी रेल मंत्रालय किसके अंडर में था, अरुणा आसफ अली। ठीक है, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। तो ये प्रश्न गलत नहीं है, आप लोग बता दीजिएगा, आपको याद था तो सही दिशा लगा लीजिए, नहीं याद है तो ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगर ये याद था तो प्रश्न गलत से मतलब नहीं है, याद था तो अपना सही लगा लीजिए, नहीं याद था तो गलत लगा लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में कौन सा 8वीं अनुसूची से संबंधित है। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। नीचे दिए गए कूट की सहायता से कौन सा उत्तर सही है, इसका चयन आपको करना है। तो 4 नंबर सवाल में कौन सा सही हो जाएगा, 1 2 3 4 5 सेकंड का वेट करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है, केवल ये चेक किया जा रहा है कि आपका कितना सही है और कितना गलत है, यानी कि आप कितने तैयार हैं। कुल मिला के यही मेरा उद्देश्य है। 5वां सवाल, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से गृहीत नहीं किया गया, मतलब आयरलैंड के संविधान से कौन सा नहीं लिया गया। पहला है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, दूसरा है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, तीसरा है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें से कौन सा गृहीत नहीं किया गया, इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो 5वां नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं इसलिए कर रहा हूं, बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये आप देखेंगे कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। बिल्कुल ईमानदार रहिएगा, आपको उनकी कसम है, झूठ मत बोलना। ठीक है, उनकी कसम है, बिल्कुल सही बताना, सही हो तो सही, सही गलत है तो गलत। ठीक है, चलिए 6 नंबर सवाल को देख लेते हैं। छठे का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी। हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़ या फिर लोथल। तो 6 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर सवाल का 1 2 3 4 5 6, 6 सेकंड हो गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका, छठे का आंसर सी हो जाएगा। तो सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी, कौन सी अवस्थित थी, लोथल, रोपड़। 7वां नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था। चेनाब, झेलम, गंगा, सिंधु। 7वां का आंसर क्या हो जाएगा, 7वां का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 सेकंड वेट करेंगे, अगर आना होगा तो आ जाएगा आपका ये उत्तर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। चलिए, तो नए लोग जो जुड़ रहे हैं वो ये समझ लें कि इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये आपको टेस्ट करना है, खुद से टेस्ट करना है कि कितना सही कितना गलत। ठीक है, चलिए 8वां नंबर सवाल, अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग क्या है, पहला पंचायत एवं नगर निगम निर्वाचन, दूसरा संसद के सदस्यों का निर्वाचन, तीसरा राज्य विधान मंडल के सदस्यों का निर्वाचन या फिर चौथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो 8 नंबर सवाल के लिए भी हम आपको 5 से 10 सेकंड से ज्यादा नहीं दे सकते। आ रहा होगा आप तो ऑप्शन पढ़ते हुए ही आ जाएगा, नहीं आ रहा होगा तो नहीं कर पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इससे ज्यादा समय नहीं। 8वें का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर हमारा क्या है, एक तरफ है अनुच्छेद और दूसरी तरफ है विवरण। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है 9 नंबर सवाल में। भाई देख लीजिए, अनुच्छेद 371 झ, 371 ज, 371 छ, 371 घ। अब ये किसके बारे में है, इधर क्या लिखा है, गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, दूसरा लिखा है अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध, तीसरा लिखा है मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध,
चौथा लिखा है आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध। तो इसमें कौन सा सुमेलित हो जाएगा, इसका आप लोग बताइए। ये दिख रहा होगा आपको। अब इसमें बताइए कौन सा इसमें सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा होगा तो बता देंगे। आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें सभी सुमेलित है। चलिए 10 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 10 नंबर सवाल आपका क्या है। 10 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा सभापति होता है। दूसरा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तीसरा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। 1 3 1 2 2 3 या फिर उपरोक्त सभी। फिर वही आपको समय दिया जा रहा है 5-10 सेकंड का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस हो गया। 10 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 10 का डी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। समय देखते रहना है कि हम लोग सही समय चल रहे हैं, नहीं तो फास्ट भी चलना पड़ेगा। 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। दूसरा, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। सत्य कथन पर विचार करना है। केवल 2, केवल 1, ना तो एक ना ही 2 और 1 2 दोनों। जो लेट जुड़ेंगे वो अपना जहां से जुड़ रहे हैं ना वहीं से ही नोट करना शुरू कर देंगे। ये नहीं कि पहले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे ना, जहां से जुड़ रहे हैं। आप 10वें क्वेश्चन से जुड़ रहे हैं 10वें से लगाइए। आप 50वें क्वेश्चन से जुड़ रहे हैं 50वें से, जहां से जुड़ रहे हैं वहां से आगे लगाते चलिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 11 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा किसमें सत्य कथन, तो इसमें केवल 2 हो जाएगा, बी सत्य होगा। ठीक है, चलिए बी, इसमें 11 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 सत्य है। चलिए अगला सवाल क्या है भाई। बारह नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है। पहला कथन, यह मूल संविधान का हिस्सा है। दूसरा कथन, यह संविधान के भाग 4 का में वर्णित है। तीसरा, यह सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। चौथा, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अब कोई इसमें यह पढ़ेगा कि सत्य नहीं है, 2 बार पढ़ेगा, वो सब छोड़ देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का सवाल आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए पर सवाल देख लेते हैं क्या है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है। अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, टाइम ओवर। 13 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, उत्प्रेषण। ठीक है, 14 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है 14 नंबर सवाल। समय इसलिए बचाना है, जीएस में समय इसलिए बचाना है क्योंकि रीजनिंग और मैथ में ज्यादा समय लगेगा, तो उसमें ज्यादा समय देना है, तो इसलिए समय जीएस का जितना हो सके फास्ट चलते जाना है। यही काम आपको एग्जाम में भी करना है। चलिए 14 नंबर सवाल, अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। 1/3 बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, सामान्य बहुमत द्वारा, इसमें से कोई नहीं। 14 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, टाइम ओवर। 14 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 2/3 बहुमत के द्वारा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे क्या है।
मेरी कोशिश यही, हर तरह से आपको मार्क्स दिया जाए ताकि आप किसी भी तरीके में फेल, ठीक, किसी भी तरीके से मेरा यही उद्देश्य है कि आप फेल ना हो परीक्षा में। मैं बताया था ना, कोशिश करने में नहीं हारना चाहता। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संबंधित नहीं है। पहला कथन है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार। दूसरा, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों हेतु शिक्षा का उपबंध। तीसरा, लोक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य के कर्तव्य। चौथा, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा। इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है नीति निर्देशक तत्व के संबंध में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओवर टाइम। 15 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, क्यों सही है क्यों नहीं है वो कल समझेंगे, आज नहीं। 16 नंबर सवाल, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए, कथन आर दिया गया है, कारण आर। कथन और कारण का सवाल है, इसमें आपको बताना है। अभी कथन क्या है? महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है। ठीक है, महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है। कारण क्या दिया है? इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। अब आपको बताना है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा क्या बोला है? दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है आर गलत है। चौथा है ए गलत है आर सही है। 16 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा, 16 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इसका मैं आंसर एक बार और आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि डाउट, तो एक बार और पढ़ लीजिए। एक बार और पढ़ के अब मैं उत्तर बता देता हूं, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल हमारा क्या है? 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? 27 विषय, 23 विषय, 29 विषय, 32 विषय। आ रहा होगा तो तुरंत क्लिक करेंगे, इसमें बहुत समय आपको बचाएंगे। आ रहा होगा तो आप इसमें सबसे ज्यादा समय बचाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा 17 का? 17 का आंसर सी। हमने तुरंत समय सेव कर लिया, इस समय को आगे यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फैक्चुअल सवाल है, आ रहा हो तो आ रहा हो, नहीं तो नहीं। ठीक, चलिए 18 नंबर, किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये कहां पे वर्णित है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 155, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें भी हम समय बचा सकते हैं। अगर आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? हमने तुरंत गोला भरा, ये ए में हमने गोला भर दिया, ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलो भाई, अगला देख लेते हैं हम लोग। ये हमने देख लिया 18 नंबर सवाल। अब 19, जहां से जो आ रहा है वहीं से परीक्षा में बैठ जाइए। जो लेट आ रहा है उसको उतना समय दे दिया जाएगा। ठीक है, जहां से आप आए हैं वहीं से परीक्षा में बैठ करके एग्जाम दीजिए आगे। ठीक है, नियम वही है, किसको कितना सही है लास्ट में बताना पड़ेगा। ठीक, चलिए 19 नंबर सवाल, सल्तनत काल में वरीद ए मुमालिक क्या था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख, पत्राचार विभाग का प्रमुख, नौसेना विभाग का प्रमुख, अश्वशाला विभाग का प्रमुख। आ रहा होगा तो इसमें कोई आपको कुछ सोचना नहीं है, तुरंत उत्तर इसका बताएंगे। 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ये वरीद ए मुमालिक, इसका गुप्तचर विभाग का प्रमुख। इसमें भी हमने 4-5 सेकंड बचाया। इस 5-6 सेकंड को हम क्यों बचा रहे हैं? रीजनिंग में खर्च करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में एक एक सवाल के लिए 2-2, 3-3 मिनट देना पड़ेगा। 20 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है पुस्तक और दूसरी तरफ है लेखक। कौन सा सही नहीं है? शाहनामा फिरदौसी होगा क्या? श्री कृष्ण विजय मालाबार वसु होगा क्या? चलिए, तहकीक हिंद होगा अलबरूनी। क्या पढ़ा था भूल गया, सर ने तो बताया था, सूरज सर ने, याद नहीं आ रहा है फिलहाल। चलिए, रेहला का उत्बी। अब कंफ्यूज हो गया हूं भाई, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? सर ने तो बताया था, एग्जैक्ट सवाल याद नहीं आ रहा है। चलिए, इसका आंसर डी होगा।
ठीक है, बस इससे ज्यादा समय आप नहीं लेंगे। ठीक, चलिए 21 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 21 नंबर सवाल, निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया था? शाहजहां के द्वारा नहीं कराया गया था। सूरज सर ने इसको एक्सप्लेन भी करके बताया था, लेकिन देखते हैं क्या है। ताजमहल कराया गया था, लाल किला भी कराया गया था लग रहा है, आगरा फोर्ट भी कराया गया था, क्या जामा मस्जिद था कि नहीं था भाई? 21 नंबर के क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। याद नहीं आ रहा है, चलिए तुक्का मार देते हैं, सी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब बढ़ जाते हैं 22 नंबर सवाल की तरफ। सर ने तो बहुत अच्छा समझाया था, लेकिन हम तुक्का मार दिए हैं, देखो क्या होता है। निम्न पर विचार करें। पहला है सोशल सर्विसेज लीग, दूसरा है स्वराज पार्टी, तीसरा है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, चौथा है नौजवान सभा। इस पर विचार करना है, बताना क्या है। उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना क्रम क्या है? सर ने जब इसको बताया था तो सारा इसका सन भी बताए थे कि कब क्या हुआ था। शायद द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में था। हाँ, याद तो आ रहा है 1905 सर ने बताया था। आंख बंद करके सोचिए, सोशल सर्विसेज लीग कब बताया था सर ने? शायद 1911 बताया था। हाँ, ये याद आ रहा है, ये कन्फर्म है। स्वराज पार्टी का तो मुझे पहले से ही याद था, 1923। ठीक है, 1923 सर ने भी बताया था, याद तो हमें पहले से ही था। और नौजवान सभा का हमें याद आ रहा है 1926। हाँ, 1926। ठीक है, सर का एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट सवाल आ गया ये। तो इसका क्या बताएंगे भाई? इसका आंसर अब तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2 3 2 3 1 2 4। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन? ये तो कल ही सर ने जो टेस्ट कराया था सुबह हिंदी का कंपाइलेशन, उसी से सवाल आ गया है। तहकीकात वाला एकदम एग्जैक्ट आ गया है भाई। महात्मा गांधी, हकीम अजमल, मदन मोहन मालवीय या मोतीलाल नेहरू? ये तो एकदम हमको अभी याद भी आ रहा है कि सर ने कल ही कराया था। इसका आंसर क्या होगा भाई? मदन मोहन मालवीय। इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, आगे बढ़ना है हमको। चलिए अब देखिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। 24 नंबर सवाल क्या है भाई, देखते हैं। नीचे कथन दिया गया है कथन कारण का, तो इसको ज्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि कथन कारण जैसे देख लेना है तो कथन कारण का सवाल समझ जाना है, समय बचेगा आपका। झूठ मूठ का इसको पढ़ते रहेंगे। और पहला इसका कथन क्या है? कथन ये है, चार्ल्स मेटकाफ को समाचारों पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये तो इजी आ गया है। दूसरा, मेटकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। चलिए, ये तो मुझे क्लियर है कि ये दोनों सही है, और क्योंकि ये एक्ट करवाया था इसीलिए इनको समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। कि कोई कोई सोचेगा सही तो दोनों है, लेकिन इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कंफ्यूजन आ गया है। चलो मार देता हूं कि व्याख्या कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। कुछ लोग ऐसे करके चले आएंगे और उनका जी धुक 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 करता रहेगा, है कि नहीं? धुक 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 धुक, कि क्या जब आएंगे मिलाएंगे हो, हाँ व्याख्या तो कर रहा है, खुश हो जाएंगे। चलो भाई, अगला देख लेते हैं। 25 नंबर सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है पत्र पत्रिकाएं, एक तरफ है लेखक और संपादक। ये सवाल तो न जाने कितने बार सर ने बताया है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। ग्लिम, लेकिन बहुत कठिन आ गया है। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको किसने लिखा था भाई? चलो देख लेते हैं। और हिंट्स फॉर सेल्फ, ये किसने लिखा था? इसी में से आपको बताना है। सी, ए नेशनल इन मेकिंग, और हमदर्द किसने लिखा था? ये तो आप इसमें कंफ्यूज रहेंगे कि कौन किसने लिखा था। तो ये बताएंगे द ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। सर ने एक बार बताया था, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। और हिंट्स फॉर सेल्फ, ये किसने लिखा था? ये लाला हरदयाल ने लिखा था। ये भी हमें याद आ रहा है, तो लाला हरदयाल का मिला देंगे, जवाहरलाल नेहरू को मिला देंगे। ए नेशन इन इंडिया मेकिंग, मोहम्मद अली नहीं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखो ये तो 1 2 सुमेलित है, लेकिन ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हमदर्द दिए। तो 1 2 4 3 क्या निकल के आ रहा है? 1 2 4 3 निकल के आ रहा है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लगा देंगे? 25 का आंसर बी लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कुछ लोग कक्षा में हंस रहे हैं। डिक, हंसो मत भाई। आप लोग ना, आप क्या समझते हैं मैं एक्टर हूं?
मैंने एक्टिंग किया है, विनोद चोपड़ा की मूवी में काम किया है मैंने भाई, मजाक बात नहीं है। तो मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, 2 महीने लगातार शूटिंग किया हूँ द 12th फेल में। चलो भाई 26 नंबर सवाल, पवनार आंदोलन, पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, किस रूप से जाना जाता है, क्या जाना पवनार को, और क्या कहा जाता है भाई? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जाना जाता है, ऑपरेशन जीरो आवर के रूप में जाना जाता है, या फिर खेड़ा सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। 5 सेकंड दूंगा। 26 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा भाई? बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। तो इसको आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में जाना जाता है, यही लगा के आप चले आएंगे। ठीक है, 27 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या है। 27 नंबर सवाल, इसी में ये भी देखते रहेंगे कि समय कितना बचा है, डर लगा रहेगा, अरे ज़्यादा समय हो रहा है, अरे 35 मिनट हो गया भाई, 35 मिनट हो गया, और सवाल कितने हुए हैं? 27 सवाल हुए हैं, और थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, तो ये भी तो देखते हुए चलना है। 27 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। सत्य कथन का इसमें चुनाव करना है 27 नंबर में, तो इसमें मुझे दोनों कन्फर्म है, दोनों सही है, तो आंसर मैंने सी लगाया, आगे बढ़ा। ठीक है, आंसर हम सी लगाए, आगे बढ़े। अगला देख लेते हैं 28 नंबर सवाल। चलिए 28 नंबर सवाल क्या है भाई? एक तरफ है यात्री और दूसरी तरफ है शासक, कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है आपको। चलिए देखिए, ये भी सर ने तो समझाया था, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। निकोलो कोंटी, ये भाई क्या होगा? देवराय प्रथम सही है कि गलत है? हाँ, ये तो सर ने बताया था, सही बात है। ये ध्येय आईएएस का जब सर टेस्ट करा रहे थे तो टेस्ट नंबर कितने में था, लेकिन ध्येय में तो टेस्ट में एग्जैक्ट सवाल था। दूसरा नूनिज अच्युत राय, तो ये भी ठीक है, ये भी मुझे सुमेलित लग रहा है। और डोमिंगो पायस, ये भी कृष्णदेव राय, ये भी ठीक है। तो मैं तो तीनों लगाऊंगा भाई, कौन सा सही सुमेलित है? तो 1 2 3 4 डी इसका आंसर लग रहा है मुझे। मैं अब आगे बढ़ूंगा, ठीक है, मैं अब आगे बढ़ूंगा, लेट नहीं करूंगा क्योंकि टाइम भी बचाना है। 29 नंबर सवाल, 29 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? लोयस पठार चीन में है क्या? पता नहीं कहाँ है, याद नहीं आ रहा है। लोयस पठार कौन सा इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लोयस पठार चीन में, पोटावार पठार पाकिस्तान में, शान पठार म्यांमार में। तो उपरोक्त सभी कौन सा? हाँ, तीनों मुझे क्लियर है। आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, जो हमको आ रहा है उसमें हम बिल्कुल समय नहीं नुकसान करेंगे, बिल्कुल। क्यों समय नुकसान करें भाई? 30 नंबर सवाल को देखते हैं क्या है भाई। चलो भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? ये तो एग्जैक्ट, ये तो मुझे पता ही, 3-4 बार सर ने इसको रिवीजन करवाया था। जमनालाल बजाज, शंकर नायर, आशीष मुखर्जी, आशुतोष चट्टोपाध्याय। तो 30 नंबर सवाल का क्या होगा भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर मुझे बी लग रहा है, तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, 31 नंबर सवाल, जो हमें क्लियर है, उसमें ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को तिल ताड़ यानी कि पॉम ऑयल का देश कहा जाता है? किस अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को तिल ताड़ क्या कहा जाता है? 31 नंबर का क्या होगा भाई? केन्या, सोमालिया, नाइजीरिया, युगांडा। ये सूरज सर ने सवाल गलत बता दिया था, तो एक लड़के ने कहा था कि ये इसका ये होगा, तब सर ने जाके सही किया था। तो सर ने तो पहले युगांडा बता दिया था, लेकिन बाद में सर ने करेक्ट कर दिया था, 31 नंबर का ये बताया था भाई, नाइजीरिया। हाँ, तो सर ने गलत बता दिया था क्लास में, लेकिन बाद में करेक्ट कर दिया था किसी स्टूडेंट के कहने पर, तो नाइजीरिया ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। 32 नंबर, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित दो नदियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित दो नदियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये बता। लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। दूसरा, कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो एकदम ये तो सवाल भिड़ गया भाई, उत्तर भिड़ गया कि ये क्या सही है। लिम्पोपो नदी, एक बार तो क्या बताया था सर ने? लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो आप तो कितने लोग दोनों लगा के चले आएंगे, लेकिन दोनों होगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? एक भी इसमें
सही नहीं है। तो जब आए आप उत्तर मिलाए तो आपने देखा उत्तर में तो ये लिखा है लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो गलत हो गया आपका। ठीक है, आपने 1-2 लगा के आया था। ठीक है, और कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी ये उल्टा दिया था, आपने पढ़ा नहीं, गलत लगा के चले आए, आपका गलत हो गया। दोनों गलत है इसमें, तो ना तो एक सही है ना तो 2 सत्य है। ठीक है, आंसर डी होगा, लेकिन हम मार्क करके चले आए थे 1-2 दोनों, क्योंकि इसमें ध्यान नहीं दिए। इसका इसमें कर दिया था, इसका इसमें कर दिया था। कोई बात नहीं भाई, एक सवाल गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते, आंसर डी होगा इसका। ठीक है, 33 नंबर देख लेते हैं। अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान प्रसिद्ध है। चाको का मैदान तो मैं बिना ऑप्शन दिखे बता दूंगा, क्योंकि खोज रहा हूं कि कपास उत्पादन के लिए, ऊन उत्पादन के लिए, गेहूं उत्पादन के लिए, कोयला उत्पादन के लिए। तो चाको का मैदान क्यों प्रसिद्ध है? कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो 33 का सवाल क्या हो जाएगा? 33 का तो ए हो जाएगा। ठीक है, 33 का ए हो जाएगा। बीच बीच में समय भी फिर से देख लेना है। अच्छा, अब थोड़ा समय खींच दिया, थोड़ा फटाफट किया, तो अब 40 मिनट हुआ है। चलो चलो ठीक है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 34 मिनट। 34 नंबर सवाल। दक्षिणी अल्प पर्वत श्रेणी स्थित है ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, फ्रांस में। तो एकदम करेक्ट है, मुझे पता है इसका क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये न्यूजीलैंड में है। दक्षिणी अल्प पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? ये न्यूजीलैंड में स्थित है। चलें आगे बढ़ें। चलिए भाई, ये सवाल तो सही आ रहा है, अभी तक तो पेपर सही जा रहा, लग रहा है आर एरो का प्री निकल जाएगा क्या? चलिए देखते हैं। कथन और कारण का सवाल है। कथन और कारण का कथन क्या है? उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं। कारण क्या दिया है? उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। अब बताओ भाई, इसका 35 नंबर में क्या सही हो जाएगा? दोनों बातें सही है और सही व्याख्या भी सही है भाई, क्योंकि जल भाग की अधिकता है, इसलिए तापमान में विषमताएं अधिक पाई जाती हैं। बिल्कुल सही, दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। आंसर हमने क्या निकाल लिया इसका? इसका आंसर ए निकाल लिया हमने भाई साहब। ठीक है, आंसर ए निकाल लिया। चलिए अब देख लेते हैं अगला सवाल। समय हमको बचा के रखना है, क्योंकि हमको अभी मैथ रीजनिंग में समय लगता है। मैथ रीजनिंग हमारा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन सही करना है उसका। 36 नंबर सवाल। क्षोभ मंडल के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? पहला कथन क्या है? संवहन धाराएं में पाई जाती हैं। ठीक है, जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होती हैं। तीसरा कथन पढ़ रहे हैं, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सभी कथन सत्य है। तो 36 नंबर में क्या होगा? ये तीनों बातें सही है कि गलत हैं? सोच रहे 1 2 3 4 5, लग तो सभी सही रहा है। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलो भाई, अगला सवाल देख लेते हैं। 37 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिक होता है। ठीक है, ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का शून्य होता है। अब इसमें से बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो 37 नंबर में असत्य बताना है आपको। तो असत्य कौन सा है भाई? असत्य तो आपको ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है कि नहीं, सत्य तो दोनों लग रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये तो दोनों असत्य आपका सही लग रहा है, मतलब एक भी असत्य नहीं लग रहा है। तो इसमें असत्य कौन सा हो जाएगा? तो मुझे लग रहा है ना तो एक असत्य होगा ना तो 2। मैं बी आंसर लगा करके चलाऊंगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ठीक है, जो प्रश्न गलत होगा उसको आयोग डिलीट करेगा। मैं यही कहने वाला था, रीता ने बोल दिया, जो प्रश्न गलत होगा उसको आयोग डिलीट करेगा। ठीक है, आप परेशान मत होइए। चलिए 38 नंबर सवाल क्या है भाई? देखो नीचे 2 कथन है, कथन और कारण का सवाल है। कथन देख लेते हैं। चिनूक को हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है। चिनूक को हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है। कारण इसका क्या दिया है? यह पवन शीतकाल के अधिकतर समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को पशुओं हेतु उपयोगी बनाए रखती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। अब इसमें आप तो इसको पढ़े नहीं है भाई, बड़ा कठिन सवाल है। पढ़ाया गया था तो ये देख लिए कि कथन कारण का सवाल है यार, इतना बड़ा है, छोड़ो। लेकिन आ गया है भाई अब, इसीलिए कथन कारण के सवाल को सर ने कहा था वो ध्यान से पढ़ना है।
उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है, ए सही है। ठीक है, 39 नंबर सवाल देख लेते हैं भाई क्या है। 39 नंबर सवाल, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य क्या स्थित है भाई? आसाम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय। पेड बैच में तो सर ने इसको पूरा एकदम अच्छे से समझाया था, चित्र बना करके समझाया था, लेकिन याद आ गया मुझे। कौन सा हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब हिमालय। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? पंजाब हिमालय हो जाएगा। अगला देख लेते हैं भाई। कथन कारण के सवाल ने समय ज़्यादा ले लिया था, अब समय थोड़ा हमको फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, 40 नंबर सवाल, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है कहाँ पे? अन्नामलाई की पहाड़ियों पर, नल्लामलाई की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, बाबा बुदान की पहाड़ियों पर। इसमें हमको समय बिल्कुल नहीं लगेगा। इसका आंसर मैं 1 2 3 4 सेकंड में ही मैं लगा दूंगा। तो आंसर क्या लगा दूंगा? ए, अन्नामलाई की पहाड़ियां। जो आ रहा है, जो इजी लगे, कूदने नहीं लगना है, अरे ये तो आ गया आ गया आ गया, नहीं, ध्यान से पढ़ के लगाना है। ठीक है, चलो भाई, जो बाद में आए वो यहीं से जुट जाइए, क्लास जहां से चल रही है। अगला देख लीजिए 41 नंबर, यूरोप के कौन से दो देश मिलकर आइबेरिया आइबेरिया कहलाते हैं? आइबेरिया, स्पेन एंड पुर्तगाल, फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी और इटली, इंग्लैंड और फ्रांस। आइबेरिया तो नहीं सुना हूं, साइबेरिया सुना था। ये तो आइबेरिया क्या है? चलो मैं लगा देता हूं, तुक्का मार देता हूं। ऑप्शन में ए लगा दिया, स्पेन और पुर्तगाल को मार के चला आया हूं, देखेंगे। चलो भाई, 42 नंबर सवाल, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संबंधी अधिकारों का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17। तो क्या है 42 नंबर सवाल का? क्या होगा भाई, क्या होगा? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये किसमें कहा गया है? तो इसमें मुझे लग रहा है ये 29 में। हाँ ठीक है, 29 मैंने आगे लगाया। अब हम बढ़े अगले सवाल की तरफ। 29 का, अरे 42 का हमने अनुच्छेद 29 लगाया, ए लगा दिया। ठीक, हाँ चलो भाई, अगला देख लेते हैं हम लोग। 43 नंबर सवाल, कथन कारण का इतना सवाल आ रहा है, और जब कथन कारण का सवाल सर पढ़ाते थे तो बहुत बोर होता था। ठीक है, लगता था कि सर कठिन पढ़ा रहे हैं, इतना कठिन नहीं आएगा, लेकिन सच वही हुआ जो कह रहे थे। अभी कथन ए है, दिया है क्या? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, कारण क्या दिया है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? हमने पढ़ा तो है, लेकिन हमको ये जो लगा है ना, राष्ट्रपति द्वारा की जा रही, इस कुछ गलत लग रहा है। ये कुछ मतलब ये सही लग रहा है, लेकिन ये जो पदच्युत किया जाता है ये गलत लग रहा है। तो आपने उत्तर क्या? तो आपका उत्तर ये हो जाएगा कि ये गलत है, ये गलत मुझे लग रहा है, और ये सही लग रहा है। तो आपने क्या लगाया? आपने ये लगा दिया कि ए गलत है और आर सही है। ठीक है, ये याद आ रहा है कि सर ने समझाया था। ठीक है, अगला चलते हैं भाई। 1 घंटे में कम से कम 80 सवाल करने का हमारा टास्क था, लेकिन हो नहीं पा रहा है, पीछे चल रहा हूँ, इसका मतलब हम लोग, है कि नहीं? चलिए 44 नंबर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोग कह रहे हैं परीक्षा में बैठ के। ठीक है, मैं किरदार में हूं अभी। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। दूसरा, अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। सत्य कथन का चुनाव करना है, केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका भैया? 44 नंबर सवाल का आंसर हमें तो ये सर ने बताया था, ये सत्य तो दोनों लग रहा है, ज्यादा सोचना भी नहीं है। सी हमने लगाया और हम गोला भर देंगे। गोला भरने के लिए मैं 30 मिनट बाद में छोड़ूंगा, अभी मैं टिक लगाता चल रहा हूं। गोला भरने के लिए मैं बाद में गोला भरूंगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर सवाल, राष्ट्रीय अंतरराज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, अनुच्छेद 262 में, अनुच्छेद 263 में, अनुच्छेद 264 में, अनुच्छेद 265 में। इसका आंसर क्या होगा? सर ने समझाया तो था, लेकिन चलिए 263 में मैं लगा के आगे बढ़ूंगा। इजी है बहुत, कई बार आ चुका है, कई परीक्षाओं में आ चुका है, तो मुझे याद था। अनुच्छेद 315(2) के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है।
संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? लो भैया, टफ सवाल आ गया है थोड़ा सा। फैक्चुअल, संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, या फिर संबंधित राज्यों की विधानसभा के द्वारा? किसके द्वारा होगा ये? सर ने तो बताया था। चलिए 46 नंबर का बी लगा देता हूँ, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति के द्वारा। 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक, तो कौन सा? आजीवक, मक्खाली गोशाल, बरकरी, नामदेव और धरकरी, रामदास, रामावत, रामानुजत। 47 का क्या हो जाएगा भाई? ये मुझे डी वाला कुछ सही नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि रामावत का रामानुज नहीं होगा, रामानंद होगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको पकड़ लिया और ये हमारा सुमेलित नहीं है। हम ज़्यादा समय नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम समय ले चुके हैं ज़्यादा। चलो भाई, 48 नंबर सवाल। जो मैडम दस्तखत कराने आई थी वो 2 बार हमको चेक करने में हमारा 5-10 मिनट खा गई। चलिए 48 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक फफूंद जनित रोग नहीं है? बायोलॉजी का सवाल आ गया है। कौन सा फफूंद जनित रोग नहीं है? दमा, एथलीट फूट, खसरा, गंजापन। तो फफूंद से नहीं होता है कौन सा भाई? तो ये बताया था सर ने कि खसरा जो है ना, ये फफूंद से नहीं होता है। सर ने बताया था, क्योंकि खसरे का तो भाई वायरस होता है, मैंने पढ़ा था, सर ने भी अच्छे से समझाया था। तो हम तो इस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे। 49 नंबर पे आगे चलेंगे। ठीक है, जो नए लोग जुड़ रहे हैं ये क्या सोचेंगे कि क्या हो रहा है, तो ये ना सोचे भाई क्या हो रहा है। टेस्ट हो रहा है और एग्जाम है, आप एग्जाम में आ गए हैं, एग्जाम हॉल में है इस समय। RO का पेपर हो रहा है और आज है 11 फरवरी। ठीक है, आज 11 फरवरी है और पेपर हो रहा है। चलिए 49 नंबर सवाल। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR का गठन वर्ष 1981 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? चलो भैया, उद्देश्य तो हम याद किए थे, अगर सन पूछ लिया गया होता तो हम भूल जाते, लेकिन सन तो क्वेश्चन में ही आ गया। चलिए उद्देश्य तो हम इसका बता लेंगे। ठीक है, जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना, निजी उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना, सार्वजनिक उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना, लघु उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है? 49 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान प्रदान करना। अगला देख लेते हैं 50 नंबर सवाल। 50 नंबर क्या होगा देख लेते हैं। चलो भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है? भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार का है। ठीक है, सीमांत प्रकार की है। सीमांत सर ने बताया था, याद है। हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। अगला जो है, तीसरा, भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित है। तो 50 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये भाई मुझे एकदम क्लियर है कि तीनों सत्य है। मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा, गोला बनाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। ठीक है, 51 नंबर सवाल देख लेते हैं। 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है? टायरोसिन, एलेनिन और ग्लूटामाइन या फिर आर्जिनिन। तो इसका सवाल तो कठिन था, लेकिन मुझे याद है। ये क्या हो जाएगा भाई? कुछ लोग कहेंगे सर ये तो टिक लगाना पड़ेगा हमको ना, वो क्या बोलते हैं, तुक्का। तुक्का, चलो ये याद नहीं आ रहा है तो ऐसे राम, आजकल राम चर्चा में है, तो राम, जय श्री राम करके जिस पे उंगली रख दूंगा वही सही हो जाएगा। चलो भाई, ए पे उंगली पड़ गया, हम ये मार के गोला कर देंगे। ये हमको याद नहीं था, ये हम राम का नाम लेकर के ऐसे जहां उंगली किए जो आ गया वही सही। तो राम के ऊपर एक सवाल छोड़ देते हैं, इतना तो राम संभालेंगे ही। चलिए, हमारे बगल के हैं, अयोध्या के हैं, इतना तो बनता ही है। 52 नंबर देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है 52 नंबर सवाल में। विटामिन बी पैंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, विटामिन B9 फोलिक अम्ल, विटामिन B12 साइनाकोबालामाइन, या और B2 फ्लोरोक्विनोन। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये मुझे लग रहा है कि डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि B2 तो राइबोफ्लेविन होता है ना। हाँ बिल्कुल, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, डी हमने लगाया और हम आगे बढ़े। ठीक है, चलो भाई अगला देख लेते हैं। 53 नंबर सवाल। 53 नंबर सवाल क्या है?
निम्नलिखित में से किस एक नदी का उद्गम स्थल मैकाल पठार नहीं है? मैकाल का पठार नहीं है, यानी कि 3 नदियां हैं मैकाल से ही निकली, गोदावरी, नर्मदा, सोन, महानदी, एक ही है जो यहाँ से नहीं निकली है। और याद हो आ नहीं रहा है आपको, आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर तो पता नहीं है। तो भाई जहाँ राम मंदिर था वहाँ बाबरी मस्जिद भी थी। चलिए उन्हीं को एक बार आंख बंद करके मार देते हैं। तो गोदावरी, ठीक है। तो 53 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई। भाई उनके भी धर्म के प्रति ऐसा ना हो ना कि जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं उनको ये लगे कि सर केवल हिंदू हिंदू ही बोलते चले जा रहे हैं, उनकी भी बात आनी चाहिए। चलो भाई, कहाँ चला गया? 54 नंबर सवाल का देख लेते हैं। चलिए भाई, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए है और कारण आर है। तो कथन को देख लेते हैं। कान, नाक एवं गले के डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। ये उत्तल अवतल में हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, आखिर परीक्षा में आ ही गया। कारण आर, उत्तल दर्पण पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बना देगा। वैसे तो मैं ये सवाल सही कर देता, गलत कर देता, लेकिन सर ने एकदम एग्जैक्ट बताया था और सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आ गया सवाल। तो पहला तो गलत हो गया, पहला गलत कॉपी पेस्ट सवाल आ गया है सर का पढ़ाया हुआ, और ये सही है। तो ए गलत है, आर सही है, मुझे पता चल गया। मैं इसका आंसर डी मार दूंगा। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाँ, चलो 55 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है 55 नंबर सवाल? क्या है भाई? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख स्थल, अवस्थिति, प्रमुख स्थल और अवस्थिति, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है ये बताना है हमारे 55 नंबर सवाल में। देख लेते हैं 55 नंबर सवाल क्या है। ओपेरा हाउस सिडनी, काबा मक्का, ग्रैंड कैनन अरिजोना और मार्केडा पैलेस मिस्र। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो कौन? मार्केडा पैलेस मुझे पता है इंडोनेशिया में है, तो ये गलत है भाई। मार्केंडा पैलेस कहाँ है? ये गलत है, तो हमने डी लगाया, आगे बढ़े। सर का एकदम कॉपी पेस्ट आ गया है, सर ने जो टेस्ट कराया था 4 बजे उसी से एकदम सवाल आ गया है भाई। 56 नंबर सवाल। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कथन कारण आर कहा गया है। कथन क्या है, कारण क्या है, उसको देख लेते हैं। क्या है भाई? 56 नंबर सवाल। अब आर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है, हाँ इसको सर ने बताया था। और कारण क्या है? इसकी उपस्थिति में तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। बिल्कुल, दोनों एकदम कॉपी पेस्ट आ रहा है, दोनों सही है। और जीवन काल बढ़ने के लिए ही इसमें गैस भरी जाती है, ऐसे सर ने एक्सप्लेन भी किया था। इसलिए मुझे बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है कि इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल व्याख्या कर रहा है। ए हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 57 नंबर सवाल। अब से सर का पढ़ाया हुआ इतना आ रहा है, अब मैं जितने दोस्त हैं सबको बोलूँगा कि सर का टेस्ट किया करो। और यूपी पीसीएस का अगर सर ने बैच लॉन्च किया तो मैं तो ज़रूर ले लूँगा, क्योंकि सर का पढ़ाया हुआ एकदम कॉपी पेस्ट आ गया है। तो बहुत अच्छा चैनल ही मंथन IQ बड़ा अच्छा है। अब मैं जा करके सबको बताऊँगा। ठीक है, चलिए 57 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? सूर्य का प्रकाश एवं ऊर्जा उष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाँ, और दूसरा हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अब इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। सत्य कथन, कौन सा कथन सत्य है भाई? ये दोनों कथन सत्य है, एकदम कॉपी पेस्ट आता जा रहा है। सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है चलो भाई, अगला देख लेते हैं क्या है। 58 नंबर सवाल क्या है भाई? देखते हैं 58 नंबर सवाल पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, ये इन्वायरमेंट का है तो आराम से पढ़ना पड़ेगा। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। दूसरा, घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। ठीक है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र तालाब में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। बहुत बोला था सर ने, उल्टा सीधा याद कर लेना, सब उल्टा सीधा हो गया। अब इसमें वही श्री राम काम आएंगे और कोई नहीं काम आएगा ये, क्योंकि हमको याद तो था लेकिन कंफ्यूजन हो गया भाई। अब क्या कर सकते हैं।
तो इसमें चलो श्री राम का नाम लेकर के देखते हैं। ये डी पे पड़ रहा है, अच्छा चलो डी पे भगवान राम संभाल रहे हैं, डी हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई तीनों सही है। 59 नंबर सवाल क्या है? 59 नंबर सवाल क्या है? किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 8 सदस्य हो सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपवाद है? एग्जैक्ट सवाल, वही पेपर ही छप गया है। हाँ, पेपर आउट करवा रहा हूं, पता चले एकदम छप गया, जैसा जैसा मैं पढ़ाया हूँ सेम आ गया। अब चलिए गुरुजी की बधाई देता हूँ, सर आपने जो पढ़ाया था वैसे ही आ गया। फोन कर रहे हैं, उठ नहीं रहा है, एड्रेस सर ने दिया था, चलो सर के घर पे चलते हैं। घर पे आए, पता चले सर जेल में है पेपर आउट कराने के जुर्म में। चलो भाई 59 नंबर सवाल ये हो गया। तो क्या हो गया, अपवाद कौन है? गोवा, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 59 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 1 होगा, 2 होगा, 3, ये तीनों इसके अपवाद हैं, चौथा जो है अपवाद नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, सभी अपवाद हैं, त्रिपुरा भी अपवाद है। त्रिपुरा नहीं है भाई, गोवा 40 है, मिजोरम 40 है, सिक्किम 32 है, त्रिपुरा नहीं है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ये सवाल थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया है, थोड़ा सा हमको आगे तेज चलना है। 1 घंटा पूरा हो गया भाई। चलो भाई 1 घंटा पूरा हो गया है। निम्नलिखित में से कौन से व्यय भारत की संचित निधि पर भारित हैं? नंबर 1, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पेंशन, राष्ट्रपति का वेतन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। तो 60 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों होगा। ठीक है, तीनों होगा। आंसर क्या निकल के आएगा? डी निकल के आएगा। ठीक है, चलो 61 देख लेते हैं भाई। सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं था? दीवाने बंदगान, दार उल शफा, दीवाने कोही, दीवाने इस्तिहाक। बिल्कुल कंफ्यूजन, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं आंसर क्या निकालते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 61 नंबर सवाल का आंसर सी हो जाएगा। 62 नंबर सवाल, जो नए जुड़ रहे हैं वो कंफ्यूज ना हो, ये टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट हो रहा है, पेपर है। ठीक है, इसलिए इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा रहा है, केवल आप अपना आकलन करिए कितना सही हो रहा है। और अगर अभी आ रहे हैं तो चुपचाप बैठ के पेपर दीजिए, जितना सही है आगे उसको सही करिए, एक्यूरेसी से पता चल जाएगा क्या एक्यूरेसी है आपकी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ है मत और दूसरी तरफ है संस्थापक। कौन सा सुमेलित है? विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। उपरोक्त सभी कथन सुमेलित है। अब इसमें क्या सही हो जाएगा? 62 नंबर सवाल का आंसर मैं तुरंत लगा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये सभी सुमेलित है। ठीक है, तो 62 का डी हो जाएगा। 63 नंबर सवाल को देख लेते हैं, फटाफट चलेंगे, नहीं तो पेपर भी हमारा छूट जाएगा लग रहा है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। दूसरा, यह मंदिर गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है। सत्य कथन का चुनाव करना है 63 नंबर में। भाई इसमें कौन सा सही है? ये तो गलत लग रहा है मुझे, और पहला ही सही लग रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 63 नंबर सवाल का। ठीक है, चलिए, क्योंकि सर ने बताया था द्वारका गुजरात नहीं महाराष्ट्र में स्थित है, ये तो बताया था सर ने। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, 64 नंबर सवाल। थोड़ा सा घबराहट हो रही है, पेपर छूट न जाए हमारा। 64 नंबर, मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक सबसे पूर्व में स्थित है? महादेव, मैकाल, सतपुड़ा, छोटा नागपुर। तो 64 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 2 3 4 छोटा नागपुर हो जाएगा। ठीक है, पेपर तो सही आया है, सर जो बता रहे हैं वो आया, लेकिन समय बहुत कम है, क्योंकि मैंने उधर कथन कार्ड में पढ़ने में ज़्यादा वक्त लगा दिया था। तो हमको पढ़ने की भी प्रैक्टिस करके आनी चाहिए थी। सर कह रहे थे पढ़ने की प्रैक्टिस करना, और रूम पे उतने ही समय में टाइम स्टॉप वॉच लगा के पेपर देना। आज अगर किए होते तो आज समय ना होता, और इसी में प्यास भी लग रही है, बड़ा झंझट है। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है कोयला क्षेत्र, दूसरी तरफ है अवस्थिति। कौन सा सुमेलित नहीं है? तलचिर महानदी घाटी, कर्णपुरा दामोदर घाटी, सिंगरेनी गोदावरी घाटी, सिंगरौली नर्मदा घाटी। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसमें सोन नदी घाटी होगा, सिंगरौली। ठीक है, मध्य प्रदेश का।
तो ये गलत है आपका, ये हमको पता था, ये सुमेलित कौन सा नहीं है, डी 65 का डी हो जाएगा। चलो भाई, अगला देख लेते हैं। 66 नंबर सवाल हमारा क्या है, देख लेते हैं। निम्न पर विचार करें, पावना विद्रोह, संथाल विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, एका आंदोलन। एक एक करके डेट करके सर ने बताया था, मजा आ गया, वही सवाल आ गया भाई। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, याद आ रहा है हमको, संथाल विद्रोह कब हुआ था, 55-56 में हुआ था। संथाल हमको 1855-56 याद आ रहा है। फटाक से हमको पावना भी देख लेना है, 1873, हाँ बिल्कुल 1873 में हुआ था। 83 और 73 से लेके 85 तक सर ने बताया था, ऐसे ही एक्सप्लेन करके बताया था। ताना भगत के आगे तुरंत आपने लिख दिया क्योंकि सर ने बताया था 1914, तो 1914 फटाक से आपने लिखा। एका आंदोलन के आगे तुरंत आपने 1922 लिखा। अब इस हिसाब से देखे कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। 66 नंबर सवाल का आंसर तुरंत आपने 2 1 3 4 लगा के तुरंत आप अपना पेज पलट लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 67 नंबर सवाल की तरफ हम लोग तुरंत पढ़ते हैं, समय नहीं गंवाना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है, मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है, ठीक है। और दूसरा, टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। तीसरा, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। ये 67 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें कितने सत्य हैं, तो चलिए आ तो मुझे नहीं रहा है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि एक बार सुना सुना सा कुछ लग रहा है, एक्सप्लेनेशन मैंने सर का सुना था। तो तीनों हैं, तीनों मुझे लग रहा है, तो मैं तीनों आगे मार्क कर दूंगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, 68 नंबर सवाल। 68 का कितने आपका सही है ये देखना है। 68 नंबर में देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन कार्ड का सवाल है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। कथन क्या है, सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस करता है, मस्तिष्क दर्द नहीं महसूस करता है, ठीक है। सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द नहीं महसूस करता है, कारण मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है, जो दर्द ग्राहिकाएं होती है उसमें अभाव होता है। अब इसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो 68 नंबर में ये तो सर ने बताया था, बिल्कुल, तो ये दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी कर रहा है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 69 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल आपका क्या होगा, निम्नलिखित में से किस एक को फल शर्करा भी कहा जाता है, जो फ्रूट की शर्करा होते हैं। माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। तुरंत आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल समय नहीं वेस्ट करेंगे, फ्रक्टोज पे निशान लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। 70 नंबर सवाल को देखेंगे क्या है। 70 नंबर सवाल, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में आपको देखना है कौन सा सत्य है। देखो भाई एग्जाम देने आ गए हैं तो बीच में छोड़ के नहीं जाना है, चुपचाप एग्जाम करते रहिए। सत्य है, तो पहला क्या है, ए वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत है। और दूसरा, इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब इसमें से बताना है कौन सा सत्य है कौन सा गलत है कौन सा असत्य है। तो दोनों बातें सत्य तो लग रही हैं, कौन हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य है, ठीक है। 1 और 2 दोनों जाना तभी है, चाहे आपको आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो। परीक्षा देने आ गए हैं, जब तक सब पेपर नहीं खत्म करके जमा कर देंगे तब तक नहीं जाना है। पेपर जमा 6 बजे होगा, तो 6 बजे तक तो बैठे ही रहना, चाहे करो चाहे मत करो। चलो 71 नंबर सवाल क्या है, ग्रीन मफलर से तात्पर्य है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे से। दूसरा, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे से। तीसरा, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे से। या फिर चौथा, मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे से। तो 71 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है मुझे, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे से, ठीक है। 72 नंबर सवाल को देखेंगे कि 71 हो गया हमारा। 72 नंबर सवाल को देखेंगे क्या है, बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो होता है कि थायमीन की कमी से, रिबोफ्लेविन की कमी से और फ्लेवेनाइड की कमी से या फिर फिनॉल की कमी से। तो 72 नंबर का क्या हो जाएगा, ये हमको आता है थायमीन की कमी से हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 73 नंबर सवाल। 73 नंबर सवाल आपका क्या होगा देख लेते हैं फटाफट। 73 नंबर सवाल का क्या होगा, प्रमुख संस्थान और दूसरी तरफ अवस्थिति। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, ये कहाँ है भाई, चलो देख लेते हैं, क्या सिकंदराबाद में है। 73 नंबर में, ठीक लेते हैं, ठीक है। और
राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में है, ठीक है। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में है। तो इसमें क्या बताना कौन सा सुमेलित है, तीनों सुमेलित है तो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समय देखते जा रहे हैं भाई, समय एकदम तीर की तरह बढ़ता जा रहा है। रोज 2 घंटे बीतता ही नहीं था, लेकिन आज एग्जाम देने आए हैं, ऐसे निकल जा रहा है जैसे लग रहा है कि 1 घंटा 15 मिनट में निकल गया। चलिए भाई 74 नंबर सवाल, निम्नलिखित पर विचार करें, निम्नलिखित पर विचार करें। दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, हिंदू कॉलेज, तो इसके उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना का सही क्रम बताइए। सर ने तो एकदम एग्जैक्ट बताया था भाई कि हिंदू कॉलेज 1817 में हुआ था, हिंदू कॉलेज 1817 बताए थे सर, और मेयो कॉलेज का भी बताए थे सर 1875, हाँ याद तो आ रहा है। और दिल्ली कॉलेज का भी सर बताए थे कितना, 1817 बताए थे। और इस हिसाब से हम निकाल लेंगे अपना उत्तर, तो क्या निकल के आ रहा है, 312। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई, एकदम पेपर कट टू पेस्ट हो गया है, कॉपी पेस्ट। 75 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अमलैंड, अमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी आसपास होता है, बिल्कुल ठीक। चलिए अमलैंड को हिंटरलैंड भी कहा जाता है। इसमें कथन कौन सा सत्य है 75 नंबर में, देखिए एकदम एग्जैक्ट आ गया सर, सर ने यही बोला ही था, यही सवाल ही आ गया एकदम, 1 और 2 दोनों सही है, सी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही सर। सर का आज कहना मान्य होते, हमने तो माना था भाई हमारा बहुत सही हो रहा है, और तुम भी मान्य होते तुम्हारा भी सही हो जाता। 76 नंबर सवाल कथन कारण का सवाल है, बहुत कथन कारण का आएगा भाई, मैं बोल रहा हूं। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, हाँ, सिलिकॉन की वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक है, परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। क्या दोनों बातें सत्य है, ये दोनों बातें सत्य है, व्याख्या भी कर रहा है, ये सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हाँ माना था। चलो भाई सच बताइएगा आज, मतलब कितना गलत हुआ कितना सही हुआ ना, एग्जैक्ट बताइएगा, झूठ मत बोलना। कसम मैं दे दूंगा, इसी गहरी खत्म दे दूंगा ना कि झूठी खा लेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है, क्या कहलाता है वो, तो क्या कहलाता है वो, थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पाइक्नोक्लाइन या फिर केमोक्लाइन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, एकदम सरल है, बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं भाई क्या है, 78 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक बंबई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते हैं। बंबई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते हैं, फिरोज शाह मेहता, जीडी देशमुख, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन नहीं जाने जाते भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो जीडी देशमुख है ये बंबई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते हैं, और तीनों लोग जाने जाते हैं। 79 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। 79 फास्ट नहीं चलेंगे, तो जब तक मैं सवाल पढ़ूं तब तक आप आंसर इसका निकाल दीजिए, सही तरीका ये है, ठीक है, नहीं तो फिर छूट जाएगा पेपर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, चारागाह हिल स्टेशन और दूसरी तरफ है अवस्थिति, बन्नी चारागाह, बग्याल चारागाह, खजियार पहलगाम चारागाह। तो 79 नंबर सवाल का आंसर जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा, इसमें सी मुझे लग रहा है कि सुमेलित नहीं है, क्योंकि खजियार सर ने बताया था हिमाचल प्रदेश, और दिया है इसमें सिक्किम। चलिए भाई 80 नंबर को देख लेते हैं क्या है, हाँ 80 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। कथन कारण का फिर आ गया भाई, देखो कथन क्या है, सोडियम धातु को किरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है, सोडियम वायु में बहुत क्रियाशील हो जाता है, बिल्कुल सर, इसीलिए इसको किरोसिन तेल में रखा जाता है। दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, इजी सवाल आ गया है। 80 सवाल हो गए हैं, अभी भी बहुत सवाल हैं, समय एकदम तीर की तरह निकलता जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं गोला भरता हुआ चल रहा हूँ, ये मेरे लिए संतुष्टि की बात है। चलिए 81 नंबर सवाल क्या है, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है नई दिल्ली में, मैसूर में, बेंगलुरु में या फिर जोधपुर में। तो 81 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। 82 नंबर, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को स्थापित किया गया था। भाई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें याद है, तो ये क्या हो जाए 1956, 58, 60 या फिर 62। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 56, 1956 हो जाएगा। चलो भाई 83 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। 83 नंबर क्या है, एक तरफ है रचना और दूसरी तरफ है लेखक, सही सुमेलित करना है। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन,
तारीख यामनी अल्ब उत्बी, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। तो ये मुझे सभी सुमेलित लग रहा है, मैंने डी लगाया और मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, 84 नंबर फिर कथन कारण का सवाल है। यही कथन कारण का सवाल ही ये सारा समय खा गया हमारा। चलिए भाई 84 नंबर सवाल को देखते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। कारण दिया है संविधान का अनुच्छेद 109(1) यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, बहुत अच्छे से हमें क्लियर है, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 85 नंबर सवाल की तरफ। इसी एग्जाम के बीच में पानी प्यास भी लगती है, किसी को वॉशरूम भी जाना रहता है, वो भी समस्या आती रहती है, तो वो भी क्रिएट कर लो अपनी समस्या। 85 नंबर अभी हम और अच्छे से करेंगे और ना वहाँ समय चलता रहेगा। थोड़ा सा मुझे फ्री होने दीजिए, कंपाइलेशन खत्म होने दीजिए, तो मैं एकदम एग्जैक्ट माहौल क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। उसी टाइम पर भी करवाऊंगा हिंदी का भी, और अब बल्कि शुरू करने वाला हूं मैं, अब कल परसों से शुरू हो जाएगा। जीएस जिस टाइम होता है उसी टाइम होगा और हिंदी जिस टाइम होता है हिंदी, मतलब मैं 20 आरओ का पेपर कराऊंगा, 15-20। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मैरियाना या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त हैं। दूसरा, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन सा कथन सत्य है, एक या फिर दो? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। 85 नंबर का दोनों लग रहा है, तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 86 नंबर सवाल क्या है? 86 नंबर सवाल क्या है? भूख लग गई है, ये भी समस्या है। शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद शैली के किस कवि को राज कवि नियुक्त किया गया है? मुनीर, कुदसी, काशी, कलीम। 86 नंबर सवाल, 86 का डी। मेरे पास मैं धीरे तो चल रहा हूं, लेकिन मेरी बात यह है कि 86 नंबर में मुझे लग रहा है कि मेरे 80 सही होंगे, इसलिए मैं ज्यादा तेज चलने की कोशिश करूंगा। अगर अब से तो अगर 20 कितने सवाल बचे हैं, 40 तो 50 सवाल में अगर 30 गलत हो गए ना, तो मेरा पेपर, अभी तक तो हमारा पेपर बिल्कुल सही है। अगर मैं 140 तक ना पहुंचता हूं, 130 ही करता हूं, लेकिन 130 में अगर हमारा 120 सही हो जाता है तो भी मैं परीक्षा पास कर जाऊंगा। इसीलिए मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। पेपर चूंकि मुझे आ रहा है सारा, और अगर आपको पेपर आ रहा है ना तो ऐसे ही होगा, पेपर में आ रहा है, नहीं आता है तो आदमी छोड़ देता है, कुछ तो समय बच जाता है, लेकिन अगर आ रहा है तो ऐसा ही होता है। 87 नंबर, वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मृग मरीचिका की व्याख्या किस एक सिद्धांत के आधार पर की जाती है? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये बचपन में हमने पढ़ा था, मृग मरीचिका भी पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 88 नंबर सवाल, 88 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? निम्नलिखित पर विचार करें। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्घ्य से होता है। दूसरा, पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा हो जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आंसर क्या हो जाएगा इसका भाई? उपरोक्त में से इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला दूसरा तो सही लग रहा है, लेकिन तीसरा सही नहीं लग रहा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता, नहीं, कपूर सीधा उड़ जाता है, कपूर सीधा ठोस से गैस बन जाता है। ठीक है, जैसे कपूर मतलब ठोस से सीधा गैस, जल नहीं सीधा गैस। चलिए 89 नंबर, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, कार्यशील मतलब कार्यशील जनसंख्या, 15 से 45 वर्ष आयु, 20 से 45 वर्ष, 20 से 60 वर्ष, या फिर 15 से 64 साल। तो 89 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 15 से 64, इसको सर ने बताया था। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 90 नंबर सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 90 नंबर, लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये वायु प्रदूषण के जैव सूचक हैं। दूसरा, यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 90 का? 90 का आंसर, दोनों बातें इसमें सत्य हैं और सत्य कथन लगाना भी था, सी हो जाएगा 90 का। 90 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, आई एम गोइंग। नहीं भाई, कैसे जा सकते हैं, गेट खुला ही नहीं है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम रोका जा सकता है कितने महीने तक? 3 माह, 6 माह, 21 दिन या फिर 14 दिन। तो 91 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये मात्र 14 दिन तक रोका जा सकता है। ये तो बच्चों वाला सवाल आ गया, समय हमारा बच गया, आगे हम लगा देंगे क्या है। 92 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या है?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। दूसरा, ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। सत्य कथन का चुनाव करना है 92 में। दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 93 नंबर सवाल क्या है भाई, देख लेते हैं। 93 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। दूसरा, इनका जन्म बदायूं में हुआ था। तीसरा, इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता था। अब इसमें से कौन सा सत्य है 93 में? तो 93 में आपका ये तीनों बातें इनके बारे में सत्य कही गई हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो 1 2 3 कथन है लगभग तीनों सही आ रहे हैं। तो क्या हम ऐसा मान लें कि सब 1 2 3 सब सही होगा? नहीं। ठीक है, चलिए। और चूंकि आज टेस्ट हो रहा है इसलिए आपको लाइक करने का तो समय मिला नहीं होगा भाई, बहुत बिजी हैं, इसलिए लाइक वाइक नहीं कर रहे हैं। चलिए समय बीतता जा रहा है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? वहां की मूल निवासी कौन सी नहीं है? हालचू, सोमपेन, रेंगमा और ओंजे। तो ये तीनों तो हैं, लग रहा है यही नहीं है। याद तो नहीं आ रहा है लेकिन तुक्का मारा है क्योंकि एक बार सुना सुना सा लग रहा है। ठीक है, तो ये रेंगमा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल रेंगमा। ये वैसे सर ने बताया था एक बार कि ये नागा जनजाति है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसीलिए मैंने तुक्का मारा है। वरना इतना अच्छा पेपर चल रहा है, मैं तुक्का मारने का रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि पेपर अच्छा है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वामडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय, जेलेपला सिक्किम, मुलिंगला उत्तराखंड। तो इसमें क्या हो जाएगा 95 का? ये नाथुला सिक्किम में सर ने बताया था, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत है, मेघालय। तो यही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो आ रहा है उसमें समय बिल्कुल नहीं नष्ट करेंगे। निम्नलिखित पर विचार करें। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप बांध, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। अब इसमें चंबल नदी पर स्थित है। कौन सा इसमें चंबल नदी पर स्थित है ये बताना है आपको 96 नंबर सवाल में। तो चंबल, ये तो गांधी सागर भी चंबल पे है, राणा प्रताप भी चंबल पे है, जवाहरलाल सागर भी है चंबल पर। आंसर क्या हो जाएगा? डी। 1 2 3 तीनों हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 1 2 3 तीनों हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 97 नंबर सवाल, 97 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ होता है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन और ग्रेफाइट। एग्जैक्ट वही आ गया जो सर ने बताया था। किसका प्रयोग होता है? क्रोमियम का होता है। अब हम बढ़ेंगे 98 नंबर। ये सारे सवाल हमारा समय बचाएंगे। 98, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करिए। एक तरफ हो जाएगा प्रमुख संस्थान और दूसरी तरफ है अवस्थिति। ठीक है, बिल्कुल अवस्थिति 98 नंबर का। देख लेते हैं भाई कौन सा इसमें सुमेलित होगा। अच्छा, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है ना? हाँ चलिए सुमेलित कर लीजिए। चलिए, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? ये आपका हैदराबाद में लग रहा है, इसमें टाइम लगता है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है? ये आपका जयपुर में है, तो ये भी हो गया आपका। और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका? ये आपका मैसूर में है, सर ने बताया था। ठीक है, ये कहाँ पे है? मैसूर में है। और राज्य वनकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान का सस्य वनकी का, तो ये झांसी में है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर निकल के आएगा 2 1 4 3। क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, यानी कि ए सही है। अगला देख लेते हैं भाई 99 नंबर सवाल। 99, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां है। अच्छा, रीजनिंग आ गया। अब देखिए, चूंकि हमारा जीएस का पेपर बहुत अच्छा गया है, अब हमारे पास समय भी लगभग 35-40 मिनट है। 35 मिनट हमारे पास समय है, तो हम क्या करेंगे? हमारी सही स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, पहले जीएस का हम लोग खत्म कर लेते हैं, फिर रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग मैथ में समय लगता है। ठीक है, ऊपर ऊपर से हम लोग देखते चलेंगे। हम रीजनिंग मैथ पहले खत्म करेंगे, फिर लौट के आएंगे इस पे। हम पहले जीएस खत्म करके फिर लौट के आएंगे। ठीक है, हाँ याद किए रहेंगे, 99 पे जाना है हमको। ठीक, हाँ पहले हम इसको खत्म कर लेंगे फिर आएंगे। पहले जीएस का हम अपना पूरा फिनिश करेंगे, तब इस पर लौट के आएंगे 99 पे। ठीक है, ये अभी हम देख रहे हैं कि अभी ये मैथ रीजनिंग का ही है। चलिए, अब 111 पे हम पहुंच गए हैं। यूपी स्पेशल से सवाल लग रहा है ये देखने में, और जो सर ने नोट्स बनाया था उसी से एकदम आ गया है, ये बड़ा अच्छी बात है। 111 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या है।
बिल्कुल बिल्कुल। अब हम मैथ रीजनिंग का पहले जीएस पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैथ रीजनिंग पे लौटेंगे। ठीक है, चलिए 111 नंबर सवाल। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है? श्रावस्ती, संत कबीर नगर, कौशाम्बी, महाराजगंज। ये तो सर ने जो पीडीएफ दिया था सेम टू सेम ये तो फैक्ट ही लिखवा दिया था सर ने। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? श्रावस्ती। लेकिन ज्यादा खुश नहीं होना है, समय बचाना है। 112, निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई है? भाई इसका भी तो सर ने बताया था, एकदम डेट के साथ बताया था। और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसको आईएफएससी कहते हैं, आईएफसीआई कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ये हम लिख लेते हैं पहले, फिर बाद में देखेंगे कि किसकी बाद में हुई थी। ठीक है, और आईसीआईसीआई की हुई थी 1955 में। ठीक है, आईसीआईसीआई की कब हुई थी? 1955 में हुई थी। इसको आईसीआईसीआई बोलेंगे। ठीक है, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई की कब हुई थी? 1964 में हुई थी। 1964 में हुई थी। और राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की 1982 में हुई थी। अब हम आंकड़ा लगा लेंगे कि ये कब किसके सबसे बाद में। तो 112 का हमारा निकल के आ रहा है सी। अब चलिए भाई, ज़्यादा समय नहीं, हमको वहाँ ज्ञान नहीं दिखाना है, हम ज्ञान वहाँ क्लास में दिखा लेंगे, लेकिन अभी तो हमको उत्तर सही करना है ना। चलिए 113 नंबर सवाल। अभी हमको मैथ पर भी जाना है, ये भी डर लगा हुआ है, समय भी बीतता जा रहा है, बहुत प्रेशर है, प्यास भी लगी है, वॉशरूम भी जाना है। चलो भाई, एक मार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसमें तो मैं ऑप्शन ही नहीं देखूंगा, तलाश रहा हूं विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कहाँ है। हाँ ये है सी में, सी हमने लगाया, आगे बढ़े हम। 114 नंबर सवाल क्या है? राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयाल बाग स्थित है। दयाल बाग मथुरा में, आगरा में, मेरठ में, बिजनौर में। तो दयाल बाग कहाँ है? तो दयाल बाग कहाँ है भाई? ये आगरा में है, याद है बिल्कुल, हमको रटा है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सवाल है, समय बहुत कम है, बहुत प्रेशर है। उत्तर प्रदेश के किसी नगर के मेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, वह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, उपरोक्त सभी। तो 115 नंबर सवाल में क्या हो जाएगा भाई? ये सभी होता है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? सर ने बताया था ये डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। एक ही साथ सारी विपत्ति ऐसे आ जाती है भाई। चलो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। दूसरा, उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। कौन सा कथन इसमें सत्य है? 116 नंबर में ये दोनों सही लग रहा है। चलिए ठीक है, किसी किसी को नहीं लग रहा होगा तो अब तक देखा है कि दोनों सही था, चलो मार देते हैं, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, 117 नंबर सवाल। 117 का कौन सा सही हो जाएगा ये आपका देखना है। चलो भाई सुमेलित करते हैं। वन्य जीव विहार है और अवस्थिति है, एकदम मुझे रटा हुआ है। पटना कहाँ पे है? पटना एटा में है। और पार्वती आरंगा कहाँ है? पार्वती आरंगा आपका गोंडा में है, ये भी रटा हुआ है। चंद्रप्रभा कहाँ है? इसको बोलना है चंदौली में है। सरानीपुर आपका बांदा में है। आंसर हो गया 4 3 2 1, यानी कि पहला ही उत्तर सही मिल गया 117। अगला देख लेते हैं। ओहो, इतनी समस्या, ऊपर से ये भी आ गया। चलिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा किस जिले में स्थापित है? नरौरा, एक इसको तो देखना भी नहीं। 118 में क्या हो जाएगा? बुलंदशहर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बुलंदशहर हम लगा के आगे बढ़ते हैं। 120 नंबर सवाल। बाप रे, अभी तो 30 सवाल बचे हुए हैं और 30 मिनट भी बचा हुआ है, तो इसको हमको फटाफट खत्म करके हमको कम से कम 25 मिनट लगेगा। और उसका मैथ रीजनिंग करने में 20 मिनट से कम तो हमको लगता ही नहीं है, क्योंकि हमारी मैथ और रीजनिंग बड़े कमजोर है। और कुछ लोग कहेंगे हमको मैथ में तो टाइम नहीं लगेगा, तुरंत मार देंगे। भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। कारण, इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। अब इसमें से बताना 119 नंबर में क्या सही हो जाएगा क्या गलत? बिल्कुल सही बताया है, ए और दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 120 नंबर सवाल क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है? महोबा, श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी। 120 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर महोबा में है।
भाई पेपर हो जाएगा तो फेज 2 भी होता है ना इसका, अभी हिंदी का पेपर नहीं हुआ है। पहले ही घर पे मिठाई बंटवा दी है कि प्री निकल जाएगा, प्री निकल जाएगा तो मेंस भी तो होगा, मिठाई उठाई थोड़ा लेट में, ठीक है, किसी को बताना नहीं है प्री निकलने के बाद। प्री निकले ना चुपचाप बैठे रहिए, मेंस निकल जाए तब थोड़ा थोड़ा लोगों को बताइए। जब आज का ये जमाना आ गया, जब तक हाथ में ना आ जाए ना ज्वाइनिंग लेटर, तब तक किसी को बताना नहीं चाहिए। जनवरी 2023 में भारतीय मूल के किस महामारी रोग विशेषज्ञ को अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया? सुजलान शाह, नीरव डी शाह, सुनील मोदी, शशिकांत बनर्जी। 121 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नीरव डी शाह। 182 नंबर सवाल, 122 नंबर सवाल को देखते हैं क्या है। जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? कहां पे किया गया भाई? ये तो सर ने बताया था कि जनवरी का भी पढ़ लो, 2023 में आएगा, ये आ गया है बिल्कुल, चिनाब नदी पर। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। जनवरी 2023 में जैव ऊर्जा, जनवरी 2023 में जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल कहां था? नई दिल्ली, माले, पोर्ट लुइस, ताइपे। कहां पे था? 123 नंबर सवाल का आंसर नई दिल्ली, भारत में था। ठीक है, बिल्कुल भारत में था। आगे देख लेते हैं। 124 नंबर सवाल, जनवरी 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम न्यायालय प्लेटिंग रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोच्चि, बेंगलुरु को। देखिए करंट अफेयर में बिल्कुल समय आपको बचा लेना है, आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। चलिए अगला देख लेते हैं। 125 नंबर सवाल, जनवरी 2023 में युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत एवं किस देश के मध्य किया गया? यूएई, फ्रांस, यूके और यूएसए। तो 125 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यूके। ठीक है, यूके के साथ। क्लियर? अभी तक तो पेपर सही गया है, अभी तक तो समय हमारे पास बस थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा अगर पानी पीने ना गए होते, ज़्यादा पानी पी लिए थे, टॉयलेट भी आ रही थी, वॉशरूम भी जाना था, तो ज़्यादा पानी ना पिए होते तो समय बच जाता हमारा 2-3 मिनट। चलिए कोई बात नहीं, अभी तक तो हमारा पेपर अच्छा गया है, अब हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, अब आराम से करेंगे, नहीं तो फिर अगर अब संभाल ले गए, 126 हमने किया है तो 126 में तो हमारा 115 तो कोई काट ही नहीं सकता। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस 10-12 सवाल और सही कर लेना है, बस ज़्यादा हम टेंशन नहीं लेंगे। अब S20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 1 जनवरी 2023 में इस शिखर सम्मेलन की प्रथम बैठक का आयोजन पुडुचेरी में किया गया। दूसरा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। कथन सही कथन का निशान लगाना है, तो ये कथन पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों सत्य हैं, सी हो जाएगा। चलिए भाई 127 नंबर सवाल, जनवरी 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो भाई बताओ कितना स्थान प्राप्त हुआ था? 86वां, 85वां, 80वां या फिर 82वां? इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, 85वां प्राप्त हुआ था 2023 में कि चौथा प्राप्त हुआ था, ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है हमको। थोड़ा सा समय भी ज्यादा ये ले रहा है भाई। 85वां प्राप्त हुआ था क्या? 85वां, ये 2023 की बात की जा रही है, तो 85वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, नहीं तो अब लेटेस्ट जो जारी किया गया है उसमें तो 80वां था, लेकिन ये पूछा है 2023, तो हमको सावधान रहना है। चलो भाई 128 नंबर सवाल, जनवरी 2023 में क्रिस हिपकिंस ने किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था? 128 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड के। ये तो हमको याद है। अगला देख लेते हैं भाई 129 नंबर सवाल, जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा गया है? अंत्योदय कल्याण अन्न योजना, सर्वोदय कल्याण अन्न योजना, प्राथमिक घरेलू अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो 129 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, चलो भाई 130 नंबर तो पहुंच गए हैं भाई, लेकिन अभी उधर दिक्कत इस बात की है कि उधर हमने मैथ के भी सवाल छोड़ रखे हैं।
जनवरी 2023 में मध्य पूर्व के किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया था? संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक, लीबिया। तो 130 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, चलिए भाई 131 नंबर सवाल को देख लेते हैं। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर किया गया है? नागपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, जोधपुर। तो 131 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने महाराष्ट्र में किया था, नागपुर में। 132 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। 132 नंबर सवाल क्या है देख लेते हैं। जनवरी 2023 में किस मंत्रालय के तत्वाधीन में 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में के इंदौर शहर में किया गया था? बताओ भाई 132 नंबर सवाल का क्या बताया? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विदेश या फिर गृह। तो आंसर क्या हो जाएगा 132 का? ये सी, विदेश मंत्रालय के द्वारा। चलिए 133 नंबर सवाल को देख लेते हैं। जनवरी 2023 में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? 133 क्या रखे? वीर सावरकर अटल उद्यान, अमृत उद्यान, सरदार पटेल उद्यान। 133 नंबर का क्या हो जाएगा? अमृत उद्यान कर दिया गया। इसमें ज्यादा समय नहीं बताना है। 134 नंबर की तरफ बढ़ना है। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश यूरो जोन अपनाने वाला 20वां देश बन गया है? यूरो जोन अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया, बुल्गारिया, लिथुआनिया, लातविया। तो 134 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? क्रोएशिया हो जाएगा। 135 नंबर सवाल को देखेंगे भाई, क्या है 135 नंबर। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों की सेनाओं के मध्य साइक्लोन 1 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया? तो 135 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये मैं ऑप्शन भी नहीं देखूंगा, साइक्लोन 1 केवल भारत और मिस्र खोजूंगा। लगाया, आगे बढ़ा, समय बहुत कम है। 136 नंबर सवाल क्या है? 136 नंबर सवाल का आंसर देख लीजिए। जनवरी 2023 में विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनियों में से एक फितूर फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो का आयोजन कहां संपन्न हुआ? मैड्रिड, पोर्ट लुइस, दुबई, लॉस एंजलिस। 136 नंबर सवाल का ये मैड्रिड में हुआ था, स्पेन में। 137 नंबर सवाल, बहुत सही पेपर गया है आज हमारा। जनवरी 2023 में मनाए गए राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इस महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को किया गया। इस महोत्सव का आयोजन स्थल हुबली था, कर्नाटक में जो है। इस महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत था। अब इसमें सत्य कथन का निशान लगाना है। सभी इसमें सत्य लग रहे हैं आपको और इसका सभी सत्य हो जाएगा। चलो भाई 138 नंबर, अभी तुरंत भागना है हमको मैथ रीजनिंग पे, गोला भरते हुए चल रहे हैं हम लोग। जनवरी 2023 में कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया था? बताओ भाई किसको सम्मिलित किया गया था? 138 का जवाब देना है। आईएनएस वागीर, आईएनएस सिंधुजा, आईएनएस अर्नला, आईएनएस कमला देवी। आंसर क्या हो जाएगा? ये मुझे पता है, आंसर क्या हो जाएगा? आईएनएस वागीर। 139 नंबर सवाल क्या है देख लेते हैं। एक तरफ है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? एक ही है जो सुमेलित नहीं है, वो बताना है आपको। नवीन पुस्तकें और लेखक, नाउ यू ब्रीड राखी कपूर, द गर्ल इन रूम 105 चेतन भगत, विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी, अ प्रॉमिस्ड लैंड मानसी गुलाटी। तो 139 में जो हो जाएगा अ प्रॉमिस्ड लैंड, ये आत्मकथा है, बराक ओबामा की है भाई, ये गलत है। तो हम इस सही बता दिए, बराक ओबामा। आगे 140 और अंतिम सवाल, फटाक से हमको तुरंत भागना है मैथ की तरफ। जनवरी 2023 में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहां किया गया? ऑप्शन भी नहीं देखूंगा, राउरकेला उड़ीसा मारूंगा और तुरंत हम भागेंगे। एक 90 नंबर हमको याद है कि 90 नंबर से हमारा मैथ रीजनिंग स्टार्ट है, हम वहीं भागेंगे 90 नंबर पे अपने। ठीक है, देखो भाई 90 नंबर सवाल हमारा कहाँ है? अरे 90 था, कौन सा था, भूल गए? ये भी दिक्कत आ गई। 90 नंबर था मैथ रीजनिंग के, कहाँ था भाई? ये भी समय ले रहा है, एक तो ऐसे समय कम है। भूल गए भाई, पेज पलटने में समय लग रहा है, भूलना नहीं है भाई। 99 था और हम 90 लगाए थे भाई। चलो भाई अब देखते हैं
अब आराम से करेंगे, 20 मिनट बचा है, 10 सवाल हमको करना है, मैथ रीजनिंग करना है भाई। तो अब हम देख लेते हैं हमारा कौन सा सही होगा। अब आराम से करना है, पेपर हमारा बहुत अच्छा गया है। अब मैथ रीजनिंग में जितना आ रहा है बस उतना ही करेंगे, जो नहीं आ रहा है छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए भाई, चलो। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां है। तो ऊपर से चौथा स्थान है, 16वां है, ठीक है। किसका भाई? स्मिता का, ठीक है। यानी कि इसके पहले 15 हैं, ठीक है। 16वां है तथा नीचे से 29वां था, इसी का स्थान नीचे से 29वां है, यानी कि यहाँ पे 28 लोग हैं, ठीक है। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी और 5 छात्र उसमें अनुत्तीर्ण रहे। कक्षा में कुल कितने छात्र थे? अब बताओ भाई, कितने छात्र इसमें से थे? अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण से इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। किस परीक्षा में अच्छा उत्तीर्ण हुए छात्रों में 16वां स्थान 29वां स्थान है। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया था, ठीक है, 6 छात्र और हो गए, और 5 छात्र उसमें अनुत्तीर्ण रहे, 5 छात्र और हो गए। तो कुल कितना था? ये 15 हो गया, ये 28 हो गया। 28 और 15 43, और एक ये आपका 44, और 44 और 11 कितना हुआ भाई? 55 लग रहा है हमें, ठीक है, 55 लग रहा है। तो आंसर हमारा 55 हो जाएगा भाई। ये हमने अपना करेक्ट बना लिया, ठीक है, बी, ठीक है। इसका आंसर डी हो गया, ठीक। तो हम इसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे। ये स्मिता हो गई, इसके ऊपर 15 लोग हो गए, ये 15, और ये ही स्मिता है, इसके नीचे 18 लोग, ये 28, ये नीचे 28 और ऊपर 15, और बीच में स्मिता, तो स्मिता को भी जोड़ लिए हम लोग, तो ये जोड़ करके आ गया। और 6 लोग ने परीक्षा छोड़ दी, 5 सबको जोड़ दिया, हमारा 55। ये हमारा गलत नहीं हो सकता भाई। चलो, मैथ में सोचे थे एक भी नहीं सही होगा, लेकिन एक सवाल हमारा पक्का हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं, अब इससे ज्यादा समय एक सवाल पे नहीं देंगे। 100 नंबर सवाल देखते हैं भाई। निम्नलिखित आकृतियों लुप्त अंक ज्ञात करना है। चलिए भाई, लुप्त अंक ज्ञात करिए। 4 2 1 21, ठीक है। 5 3 8 98, 6 7 3 क्या होगा? अब इसमें क्या जोड़ा गया भाई? देखो, इसमें 4 का ऐसे जोड़ दिया है, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इन तीनों को ऐड कर लिया हमने। 4 चौक 16, 2 दूना 4, और 1 एक कम 1, 16 4 20 1 21, ये वाला आ जा रहा है। यानी कि हमको इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग जोड़ रहे हैं, तो ये नीचे तीसरा वाला आ जा रहा है, ठीक है। 5 पचे क्या होता है? 25 होता है। 3 तिरिक का क्या होता है? 9 होता है। 8 अठाई क्या होता है? 64 होता है। 64 और 9 73, और 73 और 25 कितना हो गया? 98, ये आ गया भाई, अच्छी बात है। 6 का वर्ग जोड़ लीजिए 36 हो जाएगा। 7 का वर्ग जोड़ लीजिए 49 हो जाएगा। 3 का वर्ग जोड़ लीजिए 9 हो जाएगा। अब 36 और 36 49 9 जोड़ लिए तो आपका 94 आ गया उत्तर, ठीक है। तो हमारा ये भी सही हो गया भाई। चलो, 2 मैथ में भी सही हो गया, हमने सोचा नहीं था कि हमारा, बिल्कुल। तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। हमने सोचा नहीं था कि हमारा ये सही हो जाएगा। चलो भाई, समय अभी 15 मिनट है, एकदम नहीं घबराना है, एकदम नहीं हम घबराएंगे। बहुत सही पेपर जा रहा है भाई। चलो, 10 ही सवाल था मैथ रीजनिंग का, छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 130 में तो हम लोगों ने बहुत छाप दिया है। कहाँ पेपर छूट रहा है भाई? 15 मिनट है, 15 मिनट में 10 ही सवाल तो करना है। ए बी की बहन है, चलो भाई, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, अच्छा चलो, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, और ई डी की माँ है। तो ए डी से क्या संबंध है? चलो भाई, मैं अपने बहनों भाइयों में जोड़ रहा हूँ। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ठीक है। मैं अपना अपना रिलेशन जोड़ रहा हूँ, मेरा जो रिलेशन है, ठीक है। गुड इवनिंग मत करिए जी, कहाँ खींच कर, आप लोग करिए। इसका क्या हो जाएगा? इसका इसका जवाब मुझे ऐसा लग रहा है कि ए बी की माँ है, ठीक है, ए बी का भाई है, हाँ ये भी हो सकता है। आंसर क्या हो? इससे ज़्यादा अब समय नहीं दूंगा। बिल्कुल, इसका आंसर ये हो जाएगा पोती। क्लियर है भाई, पोती हो जाएगा, इससे ज़्यादा अब समय नहीं। 100
102 नंबर सवाल क्या होगा, देख लेते हैं। 102 शब्दों, अब बताइए विषम युग्म को चुनिए। आयतन लीटर में, आयतन लीटर हो जाएगा, और दबाव बैरोमीटर हो जाएगा। ठीक है, लीटर आयतन, और बैरोमीटर का क्या होता है, ये तो वायुमंडलीय दाब होता है। दबाव और लंबाई मीटर, अवरोध ओम, तो इसमें कौन सा युग्म विषम है, तो जो बैरोमीटर होता है ये तो वायुमंडलीय दाब होता है ना, दबाव थोड़ी होता है। ठीक है, तो दाब की इकाई तो पास्कल होती है, दाब का क्या होता है, यहाँ पे पास्कल होना चाहिए था, इसलिए ये हम पकड़ लिए इसको, ये तो वायुमंडलीय दाब की है और इसका तो पास्कल होता है, तो ये सही नहीं। चलिए 103 पे फटाफट आएंगे। अब हमारे पास पर्याप्त समय बचा हुआ है, 15 मिनट अभी हमारे पास समय बचा हुआ है। ठीक है, घबराना नहीं है। 103 प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ इनटू है, इनटू मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, और जो डिवाइड है उसका अर्थ माइनस है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर आपको लगाना है भाई। चलो देखिए, 6 भागे 12, तो भाग का अर्थ क्या है, माइनस, तो 6 माइनस 12 हो जाएगा, यही तो। और भाग और माइनस का अर्थ तो गुणा है, तो माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुणा है, तो गुणा लगा देंगे, और 4 लिखा है, और गुणा का अर्थ क्या है भाई, गुणा का अर्थ जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 4 प्लस 12। अब ऐसे ही समय वहाँ पे लगता है। ठीक है, और डिवाइड 6, अब इसको हमको हल कर लेना, सबसे डिवाइड करते हैं, तो 12 से 6 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया आपका, 2 निकल के आ गया। पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं, तो 6 माइनस 12 इंटू 4 प्लस ये डिवाइड कर दिए हम, 2 आ गया। अब देखिए, अब इंटू सॉल्व करेंगे, मतलब 12 चौक 48, 6 माइनस 48 प्लस 2, ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6 माइनस 10 है ना, ये 12 नहीं है, 10 है भाई, 6 माइनस 10 होगा, ये 12 कहाँ से आ गया, ये 10 है, ये ध्यान से करना, 10 चौक 40 हो जाएगा, और प्लस 2, तो इसका देख लीजिए, 6 माइनस 40 प्लस 2, आंसर आ गया -32। क्या आ गया, -32। क्या हो जाएगा, कहाँ है -32, ए है। ठीक है, चलो भाई 104 नंबर सवाल। अच्छा, ये इसमें जीएस भी आ गया, अच्छा नहीं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। प्रशांत महासागर, महासागर, प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, और द्वीप क्या है, द्वीप क्या है भाई, प्रशांत महासागर नहीं, सबसे बड़ा कहाँ है, जिस प्रकार से महासागर है उस द्वीप कौन सा है, इसमें से द्वीप जो है एक ही है, वो है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड भी तो द्वीप है, प्रशांत महासागर आपका महासागर है, इसी प्रकार से द्वीप ग्रीनलैंड, ये हो जाएगा। 105 देख लेते हैं। अब हमारा पेपर एकदम कंट्रोल में है, ठीक है, कंट्रोल में है, 7-8 मिनट बचा हुआ है, नहीं 10-12 मिनट बचा हुआ है, और हमारे पास सवाल कम है। अब मैं एकदम खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका निकालना है, आ गया तो आ गया, नहीं आ गया तो नहीं आया। 105 का देखिए भाई, निकालिए। 105 में हम आपको दे देते हैं 3 मिनट, 3 मिनट दे रहे हैं, चलो बताओ 105 का। ये 105 में 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। स्किप क्यों कर रहे हो कृष्ण, देखो दिमाग लड़ाओ। वैसे अभी जब से टेस्ट शुरू हुआ है तो अभी 15-16 मिनट है अभी। हाँ, टेस्ट जब शुरू हुआ है 16 मिनट है, 4 से 6 था, लेकिन 4 से 6 ही, क्योंकि वो समय जाता है ना, तो बिल्कुल अब हो गया है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे इससे ज़्यादा नहीं। 106 नंबर सवाल। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, ठीक है, 10वें स्थान पर है, बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। यदि दोनों अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है।
पंक्ति में कुल कितने लड़के। आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अरे आप लोग तो सॉल्व करेंगे, गजीब बात है। सॉल्व करने के लिए टाइम देंगे कि नहीं देंगे? तो कैसे पता चलेगा आप कितना सही है? जानबूझ के मैं समय दे रहा हूं। ठीक है, अब इसके लिए 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता। लाइक भी कर दो भाई, सब लोग जो आ गए हैं लाइक कर दो, एक का भी छूटना नहीं चाहिए। सब लोग लाइक करो पहले, इतनी देर से मेहनत से बता रहा हूं आप लोगों को। चलिए, अब इसमें 106 का 23 बता दे रहे हैं, क्योंकि जो कमजोर बच्चे उनको भी तो लेके चलना है। अब मैथ हमारी कमजोर है तो मैथ कमजोर लेके चल रहे हैं। इसका बताइए, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि योग, अंतर एवं गुणनफल 5:1:18 के अनुपात में है, उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? तो वर्गों का अंतर देख लेना है क्या होगा। देखिए भाई लगाइए, इसका भी 2 मिनट मैं दे रहा हूं आपको, 2 मिनट से ज्यादा नहीं। अभी नहीं बताना है भाई, ये भी करो सब पहले, अभी नहीं बताना है, बाद में बताना है। 107 नंबर सवाल में आ गया आंसर। चलो भाई, अब ज़्यादा नहीं हो गया, अब आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। आंसर इसका 45 आएगा, ठीक है, बी आएगा 45, 107। अब 108 नंबर देखते हैं क्या है भाई। ज़्यादा बचा नहीं है और ज़्यादा समय भी है, आराम से करेंगे पेपर। 5-7 मिनट मिल रहा है, एक बार देखेंगे भी कौन सा गोला हमने सही भरा है, कौन सा गोला गलत भरा है। बहुत अच्छा टेस्ट गया है। अगर आज हम जाओगे बाहर तो क्या बोलोगे भाई, मेंस की पढ़ाई अगर करनी है तो मंथन आईक्यू की करनी है, आर मेंस की। और यूपी पीसीएस 17 मार्च को आ रहा है, तो सर जो भी बैच लॉन्च करेंगे उसमें एडमिशन जरूर लेंगे। और फ्री बैच का हमने पैसा नहीं दिया था, जो सर ने फ्री बैच लॉन्च किया था हमने पैसा नहीं दिया था। सबसे पहले निकल के मैं एक ही काम करूंगा, सर के पैसा भेजना है। पैसा देने के लिए सर ने क्या बोला था, डिस्क्रिप्शन में फोन पे गूगल पे का नंबर है, तो सबसे पहले आज मैं पैसा भेजूंगा, क्योंकि सर के पढ़ाया हुआ आया है। ठीक है, 108 नंबर सवाल का देखते हैं क्या है। कठिन है, धर्मेंद्र जी बता रहे हैं 8 बजे आज क्या होगा। इसका सवाल को सॉल्व करिए, तब तक मैं 8 बजे बता ही देता हूं क्या होगा। ये देखिए 8 बजे ये होगा, देख रहे हैं क्या होगा। बहुत मेहनत करके लाया हूं आज इसको। ये किताब देख रहे हैं, ये इस किताब का पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट अफेयर होगा। केवल उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर अब होगा, आज होगा। और कब से? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये क्या लिखा है 10 जनवरी, 10 जनवरी 2024, अक्टूबर 2023। और बुक कौन सी? ये पहले थोड़ा सा फटाफट न्यूज होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, और उसके बाद उसके 50 क्वेश्चन होंगे। बड़ा शानदार क्लास चलेगी, आइएगा सब लोग, करेक्ट 8 बजे आ जाइएगा, ठीक है। नहीं नहीं, अभी छुट्टी नहीं हुई है, ये बहुत शानदार है। ये किताब देख रहे हैं, मिल नहीं रही मार्केट में, इतनी मांग है इसकी, बहुत शानदार। चलो भाई आ जाइए फिर इस पर। तो इसका 108 नंबर में कितना हो जाएगा? 21% आ जाएगा। तो मेरा मैथ तो सही नहीं था, लेकिन बहुत हमने कोशिश किया तो सही हो गया। 109 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? 109 11 से 50 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 विभाज्य हैं परंतु
3, 3 से विभाज्य नहीं है। बहुत इजी है, हम इस पर समय भी नहीं लेंगे ज्यादा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 109 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 4। ठीक है, चलिए 4 हो जाएगा। 110 नंबर सवाल देख लेते हैं। लास्ट सवाल है। बड़ा अच्छा पेपर गया है कि नहीं? बड़ा अच्छा पेपर गया और 5 मिनट पहले हमने कंप्लीट भी कर लिया और 1 घंटा 50 मिनट हुआ है। 10 मिनट हमने वो घटाया है जो हम पेपर वगैरह जमा होता है और साइन वगैरह होती है, तो उन सब में भी हमने 10 मिनट, इसीलिए मैं 10 मिनट लेट आया। 10 मिनट बाद पेपर शुरू हुआ, 15 मिनट निकाल दीजिए, फिर भी हम 1 घंटा 50 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लिए। तो 110 नंबर का क्या हो जाएगा? 110 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। ठीक है, अब कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब चलो भाई सब लोग राइटिंग स्टॉप, सबका पेपर छीन लिया है। राइटिंग स्टॉप, कंप्लीट हो गया। अब एक एक करके बताएंगे कि किसका कितना सही हुआ और लाइक और सब्सक्राइब करके जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल शानदार रहा। ऐसे ही कल हम हिंदी का देख लेंगे। ठीक है, आज जीएस का हमने देख लिया, कल 60 मिनट में हिंदी का देख लेंगे, तो फिर हिंदी का देखेंगे कितना सही होता है। ठीक, हाँ, तो सब बताइए भाई। पेपर बहुत टफ था, पेपर जमा हो गया। 140 में 135 सही, वाह भाई, क्रिएटिव, शाबाश। 7 गलत हुए बस मीना राज का, अरे बाप रे। सब लोग ऐसे मत कमेंट करिए, देखिए मैं देखना चाहता हूं, सब लोग कमेंट करिएगा। जब लाइव खत्म होगा ना, लाइव के बाद एक जैसे लाइव चैट आप कर रहे हैं ना, लाइव चैट के अलावा जो कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट में कमेंट करिएगा। ठीक है, लाइव खत्म होने के बाद कमेंट में कमेंट करिएगा, अपना नाम लिखिएगा और इतना सही। देखिए क्या, मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। अपना नाम लिख लीजिएगा, ये अपना नाम, नेम लिखना है और कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए और कितना आपने स्किप कर दिया, ये चारों आप लोग सभी जब लाइव खत्म होगा ना, तो लाइव खत्म होने के बाद जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करिएगा। ठीक है, जितने भी आपने अटेम्प्ट किया है, हाँ, और जो बीच में ज्वाइन किए हैं वो अटेम्प्ट भी अपना लिख देंगे कि वो कितने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक, मैं देख लूंगा एक एक करके, ऐसे आप लोग देते चलेंगे तो मैं नहीं देख पाऊंगा एक का भी। लाइव खत्म होगा तो खत्म होगा। कॉपी जमा हो गई। अब क्लाइमेक्स देखो मूवी, ये पूरा टेस्ट था, टेस्ट का क्लाइमेक्स भी आना चाहिए ना। कॉपी जमा हो गई, पेपर बड़ा अच्छा था, खुश था, सब स्टूडेंट खुश था। एक स्टूडेंट 2 मिनट पहले तक बहुत खुश था, भागता भागता जैसे ही कॉपी जमा हो गई थी, तुरंत सर के पास जाता है और सर से हाथ पैर जोड़ने लगता है जो कॉपी जमा किए थे, और हाथ पैर जोड़ के ये कहता है कि सर हमने सब कुछ सही किया, हमने रोल नंबर ही लिखना भूल गए, हमने रोल नंबर ही नहीं लिखा, प्लीज़ सर कॉपी दे दीजिए, रोल नंबर तो कम से कम लिख दें, नहीं तो सर मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। सर नहीं मान रहे हैं, आपस में 3-4 टीचर हैं, सब डिस्कस कर रहे हैं क्या किया जाए क्या किया जाए। उसी में एक मैम बैठी हैं, मैम भी, लड़का रोने लगा है, मैम के आंख में आंसू आ गया है, सभी टीचर एकदम खामोश हैं, क्या किया जाए, नियम के खिलाफ हो जाएगा। तो तुरंत जो है, एक लोग जो टीचर थे कहते हैं अच्छा फटाफट बताओ क्या रोल नंबर, क्या कहाँ बैठे थे। वो देखता है और मिलाता है और कहता है लो तुरंत भरो इसको। तो तुरंत वो अपना रोल नंबर फिर भरता है और आंसू पोंछता हुआ खिलखिलाता हुआ एग्ज़ाम के बाहर आता है, पेपर खत्म। ठीक है, तो रोल नंबर भी ध्यान से, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पेपर जो करता है, पेपर तो करना, लेकिन रोल नंबर नाम ये भी ध्यान से लिख देना। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। ठीक है, हम्म।
वो हम ही थे। अच्छा, उदय। हाँ, अगर ना भरने का, अगर भरता नहीं है ना, देखो प्रेमचंद्र जी जो कहानियां लिखते थे उसमें लास्ट में हैप्पी एंडिंग कर देते थे, ठीक है, हैप्पी एंडिंग होती थी, सब कुछ लास्ट में ठीक हो जाता था। लेकिन अब क्या होता था, ट्रेजिडी, पूरा पेपर अच्छा गया, एक ये भी एंड हो सकता है। आजकल के मूवी में एंड ऐसा होता है, हीरो मर जाता है, पहले क्या था, किसी तरीके से हीरो को बचाना ही बचाना है, ठीक है। लेकिन क्या करना है मैम, वो सर लोग पेपर नहीं देते हैं और बच्चा रोते हुए घर लौट आता है, मूवी समाप्त। ये भी एक इसका हो सकता है द एंड, दोनों हो सकता है। आजकल हैप्पी एंडिंग नहीं। तो हाजिर हो जाए कितने बजे? हम्म, कमेंट सब लोग करना, अभी जो कमेंट कर दिए वो ठीक है, लेकिन सभी लोग कमेंट भी करना, ठीक है। तो हम लोग अब मिलेंगे रात 8 बजे, बड़ा ही शानदार है। पहले हम कुछ उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, वन लाइनर, जैसे हम लोग यूपी स्पेशल का जीएस पढ़े थे, वैसे करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है, और और बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हैप्पी एंडिंग होगा भाई। हम्म, ठीक है, तो रात 8 बजे मिलते हैं, जाइए एंजॉय करिए खूब और मस्त रहिए, और मैं लाइव खत्म होने के बाद कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग हिंदी, आज जीएस हमने कर लिया, हिंदी करेंगे कंपाइलेशन खत्म होने के बाद, डेली उसी टाइमिंग पे हम जीएस और हिंदी की टाइमिंग में हिंदी, डेली हम लोग ऐसे ही पेपर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।